11th क्लास का पहला चैप्टर अपने बहुत उस सबने 12th पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन 11th जो कि नींव है, जो कि फाउंडेशन है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अपने बहुत डिटेल में पढ़ा था, अभी जो सेकंड चैप्टर चल रहा है वो भी डिटेल में पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा हम लोग। तो देखो यहाँ पर 6 7 आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है, एक जन ने 2 3 लिखा है, अंशु ने 3 4 लिखा है, 4 5 लिखा है, 10 लिखा है, 6 लिखा है, 2 3 लिखा है, फास्ट लिखा है, 2 3 लिखा है, 7 7 8 5 6, 0 स्पीड से पढ़ाओ, 5 6 से पढ़ाओ, 6 7 से पढ़ाओ। तो कुल मिलाकर के मैं समझ पा रहा हूं कि मेरे को 5 6 की स्पीड के आसपास में चलना है। तो सभी जने उठना मत, सुसु वगैरह भी लगे तो फोन लेकर के चले जाना, और पानी वाली पीने का मैं ब्रेक दूंगा आपको 5 मिनट का, तो आप उस वक्त ब्रेक ले लेना। लेकिन अपन आज इस चैप्टर को पूरा करके उठेंगे, 7:30 बजे तक हमारे पास समय है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे भी पढ़ेंगे गिरते पढ़ते अपन इस चैप्टर को पूरा करके उठेंगे। तो आज कक्षा को प्रारंभ करते हैं, और एकदम है ना इंटरेक्टिव सेशन रखना है आज के सेशन को। जो भी हो, मतलब मैं कुछ पूछूं तो आपको चैट में लिखना है, उससे क्या रहता है आपका पार्टिसिपेशन रहता है। नहीं तो क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं, आप अरे पढ़ रहे थे क्या, तो ऐसे झटका खा के उठते हो, क्या सब क्या आ गई तुमको। नहीं, मतलब पूरा ध्यान देना है कि मैं बार-बार कुछ पूछ रहा हूं, समझ में आ गया क्या, फूल भेजोगे तो फूल भेजना है, मैं बोलूं अरे गुलदस्ता भेजो तो गुलदस्ता ढूंढ के भेजना, मैं बोलूं दिल भेजो तो दिल ढूंढ के भेजना, नीला दिल बोलो तो नीला, तो उससे क्या थोड़ा सा आपका पार्टिसिपेशन होगा, एक्टिविटी बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो इंटरेक्शन होगा आपका जितना मेरे से, तो उतना ही ज्यादा आपका ध्यान कम भटकेगा। नहीं तो क्या होगा, इंटरेक्शन कम होगा तो ध्यान इधर-उधर बहुत ज्यादा भटकेगा। ये बात आप सबको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, चैप्टर में बहुत कुछ है। तो देखो सबसे पहला तो ये है हमारे पास में कि दुनिया में रसायन विज्ञान की खोज क्यों हुई थी, शुरू ऐसे होता है चैप्टर। केमिस्ट्री की खोज क्यों हुई थी, तो दो कारण हमको पता करते हैं। एक कारण ये था कि ना अमर होने के लिए अमृत बना सके या अमृत प्राप्त हो जाए, अमृत बना ले अपन, तो केमिस्ट्री का इसलिए सिलसिला चल रहा था, बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। और एक ये था हमारे पास में पारस पत्थर मिलता है। पारस पत्थर आप लोगों ने कहानियों में जरूर सुना होगा। एक ऐसा पत्थर होता है जिसको अगर आप ऐसे लोहे की चीज को टच कर दो या तांबे की चीज को टच कर दो तो सोना बन जाती है। तो बोले ऐसा पत्थर अगर मिल जाए आपको, आपने कहानियों में से मैगजीन्स में और इधर-उधर फिल्मों में थोड़ा ऐसे जरूर सुना होगा ऐसा कुछ। तो इनके आधार पर कहते हैं कि केमिस्ट्री की खोज हुई थी, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता। बहुत सारे कारण रहे हैं, दवाइयां वगैरह और बहुत जगहों पर केमिस्ट्री का यूज होता है, तो इसलिए मुझे लगता है हुई होगी। तो ये तो बहुत मतलब ऐसे आधार वाली बात है, बहुत मतलब कम मेरे को लग रही है वैल्यूएबल वाली बात। फिर उसके बाद देखो रसायन विज्ञान की शाखाएं कौन सी हैं हमारे को, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, तीन हमारे पास में शाखाएं होती हैं, जिनमें से ये जो फर्स्ट बुक के जो चैप्टर है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर कौन से हैं, ये भौतिक रसायन के चैप्टर है। मतलब इसमें हम लोग फिजिक्स लगा करके इन चीजों को समझते हैं, भौतिकी के नियमों को लगा करके हम इन चीजों को यहाँ पर समझते हैं। तो आ जाओ देखो, तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में स्टूडेंट्स। तो 10 टॉपिक है पूरे पूरे। भाई रसायन विज्ञान का महत्व जो है ना, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बस थोड़ा सा आपको पढ़ के समझा दूंगा। भाई महत्व का मतलब क्या है कि ना दवाइयां बनाने में केमिस्ट्री काम में आती है, या और कहाँ काम में आती है। जैसे और कुछ भी सोचो ना, कपड़े बनाने में, कपड़ों को कलर करने में, या उसके अलावा फ्यूल जो हम लोग गाड़ियों में जो दहन कर रहे हैं, ईंधन जो है हमारे पास में, उसका अध्ययन करने के लिए, या शरीर में क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे कौन सी अभिक्रियाएं हो रही हैं, पादपों में कैसे कौन सी अभिक्रियाएं हो रही हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, हम किससे बने हैं, ये सारी बातें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते। तो केमिस्ट्री का महत्व हो गया, वो लिखा है इसमें एक पेज, खुद से पढ़ लेना। बुक में ज्यादा लिखा है, 2 3 पेज लिखे, तो आपको खुद से पढ़ोगे तो मजा आएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। द्रव्य की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठोस, द्रव, गैस और बाकी चीजों के बारे में, बहुत आसान है। द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो द्रव्य के कौन से गुणधर्म और उनका मापन हम लोग कैसे करते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर असल में शुरू होता है 1.3 से। फिर मापन में अनिश्चितता का क्या टॉपिक है हमारे पास में, सार्थक अंक क्या होते हैं, वो चीजें हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। रासायनिक संयोजन के नियम जो है ना, ये चैप्टर की जान है, इसमें से प्रश्न बनता है मतलब बनता है। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही है इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखोगे परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान क्या है हमारे पास में। तो यहाँ पर आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास में मोल संकल्पना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में मोल संकल्पना। परमाणु द्रव्यमान तो समझ लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से या 12th की दृष्टि से, तो वो मोल संकल्पना है। प्रतिशत संगठन आसान टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक आएगा प्रतिशत संगठन के बाद में सीमांत अभिकर्मक, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर स्टोइकियोमेट्री है, तो स्टोइकियोमेट्री तो मैं ऐसा कहता हूँ कि लॉजिक है, तो इसको कोई विशेष रूप से याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक है। अगर आप लॉजिक बना लोगे मेरे साथ तो काम हो जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्या हमारे पास में रसायन विज्ञान का महत्व। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लो, मौसम विज्ञान में मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है, कंप्यूटर के काम में भी केमिस्ट्री भाई कौन सी चीज लगाई, कौन सा प्लास्टिक लगाया, कौन सा कलर कैसे, मतलब ये सारा तो केमिस्ट्री में बनेगा कैसे, कहाँ कैसे बनेगा, उस पर जो चीज लगा रहे हो वो कितनी टेंपरेचर कितना होना चाहिए, क्या नहीं, सारी बातें केमिस्ट्री की है। उर्वरक जो होते हैं, जो फसलों में हम लोग डालते हैं वो फसल अच्छी होती है। क्षार जो हमारे पास में, अम्ल, क्षार, लवण, रंग, बहुलक, दवाइयां, साबुन, अपना से कपड़े धोने का जो होता है हमारे बर्तन धोने के, डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, मिश्र धातु आदि के निर्माण में उपयोगी है। भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवाणुनाशक जो होते हैं पानी वगैरह में जो डालते हैं, कीटनाशक जो है, तो मतलब ये तो क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स है, दवाइयों के मतलब दवाइयों के नाम है, कहाँ पर किस काम में। जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। कैंसर के लिए जो प्रभावी दवाई है ना, वो सिस्प्लाटिन तथा टेक्सोल है। कैंसर में एक दवाई काम में जाती है जिसका नाम है सिस्प्लाटिन और टेक्सोल। और एड्स में प्रभावी है एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन एजेटी, एड्स में तो देखो एड्स है ना, एटी जेड से उल्टा मतलब इसको, तो एजिडोथाइमिडीन जो हमारे पास में एड्स में है और कैंसर में सिस्प्लाटिन और टेक्सोल। तो ये कहीं पर मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ऐसा, अतिचालक, सुचालक, बहुलक, प्रकाशिकी, फाइबर, तो ये बातें आपसे कोई नहीं पूछेगा, वैसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बस एक मैंने आपको बताया कि ये पूछ ले, तो बाकी आपसे महत्व नहीं पूछा जाएगा। तो ये बुक में बहुत बड़ा महत्व लिखा हुआ है, भारत की बहुत तारीफ की गई है, आप पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। वो स्टूडेंट्स जो पहली बार मेरी क्लास में आए हैं तो वो जरूर जाके पढ़ें, बाकी पुरानों से तो मेरे को उम्मीद है कि उन्होंने पढ़ लिया होगा। द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य मतलब पदार्थ जो हमारे पास में, तो द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, दुनिया में जो भी चीजें सारी आपको दिख रही है वो द्रव्य है, प्रकाश को छोड़ के। हर चीज जिसके पास में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और वो कुछ ना कुछ जगह घेर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य। तो क्या लिखा है देखो हमारे पास में, कोई भी वस्तु इस दुनिया में जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, वो सब चीजें हमारे पास में क्या है, द्रव्य कहलाती है, पदार्थ कहलाती है, मैटर कहलाती है। देखो शब्द है द्रव्य, द्रव नहीं है, द्रव का मतलब लिक्विड होता है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। अगर केवल द्रव लिखा हो तो उसका मतलब तरल होता है, लिक्विड होता है। ये द्रव्य है, तो दोनों शब्द अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। पेन, किताब, हाथी, टेबल, कीड़ा, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, सब क्या है हमारे पास में द्रव्य, पदार्थ सारा। द्रव्य की तीन अवस्थाएं कौन सी हमारे पास में, प्रमुख अवस्थाएं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में कौन सी है, ठोस, द्रव और गैस। तो आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो ठोस, द्रव एवं गैस। अब इनके गुणधर्म में, अभी 9th क्लास वाला टॉपिक है, ये मैं थोड़ा सा फास्ट लिख देता हूँ। इनके अलग अलग बातें लिखी हुई है। देखो ठोस के साथ क्या होता है, आकार आयतन दोनों फिक्स होते हैं। जैसे मेरे पास पानी की बोतल ले रही है, तो ठोस है, इसका आकार भी फिक्स है, मतलब जो साइज है वो भी फिक्स है और आयतन भी फिक्स है, जितनी जगह आज घेर रही है कल उतनी जगह घेर रही है। सही बात है, आकार आयतन दोनों ही फिक्स है, लेकिन इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन तो फिक्स है, भाई 1 लीटर पानी तो रहेगा तो 1 लीटर, लेकिन आकार आकृति फिक्स नहीं है। तो उसको अगर आप कहीं पर जैसे मान लो बोतल में डालोगे तो बोतल जैसा हो जाएगा, या उसको थाली में डालोगे तो फैल जाएगा, बड़ी बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी जैसा उसकी आकृति हो जाएगी। वैसे शब्द आकार नहीं होना चाहिए, आकृति होना चाहिए, कि आकृति उसका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं है लिक्विड के लिए। गैस देखोगे तो उसका आकार भी फिक्स नहीं, उसका आयतन फिक्स नहीं, कुछ फिक्स नहीं। गैस को थोड़ी सी भी खोलोगे तो पूरे रूम में फैल जाती है, तो उसका आयतन फिक्स नहीं, आयतन मतलब जगह घेरना। अब पहले इतनी सी अगर मान लो एक बोतल में गैस भरी है तो पहले वो एक बोतल इतनी जगह घेर रही है, लेकिन उसको खोल दिया पूरे रूम में फैल गया तो वो पूरे रूम की जगह घेर रही है, तो उसका आयतन फिक्स नहीं है हमारे पास। आकृति तो वैसे फिक्स नहीं है उसका, जैसे में डालोगे वैसे हो जाएगी। असंपित है, इसको ठोस को पिचका नहीं सकते। द्रव भी असंपित होते हैं, बहुत नगण्य, जरा से संपित होते हैं, नगण्य संपितता होती है, मतलब पिचका सकते हो। ठोस को तो दम लगा लो, पिचका नहीं सकते। अत्यधिक संपित है, गैस को तो पिचका करके पूरे रूम की गैस को आप एक छोटी सी बोतल में बंद कर सकते हो, डब्बे में बंद कर सकते हो। बह नहीं सकते, ये बह सकते हैं द्रव, और गैस भी बह सकती है। कण मुक्त रूप से विचरण नहीं कर पाते, भाई ठोस में कण जो है ना बस वो अंदर ही अंदर यूं मिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे दूर नहीं जा सकते, जगह छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कण मुक्त रूप से बह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट होती है क्या, अगर कोई बर्तन है तो बर्तन के अंदर, जैसे मान लो बोतल है तो बोतल में पानी हिल सकता है, लेकिन उसकी सीमा है, वो बोतल से बाहर नहीं आएगा। तो पात्र की सीमाओं तक ऐसा हो सकता है, लेकिन पात्र की सीमा तक, केवल पात्र की सीमा तक। कण मुक्त रूप से कहीं भी जा सकते हैं, गैस के कण को तो पड़ी नहीं, आप ढक्कन खोल दो खाली गैस तो पूरे फैल जाएगी, समझ गए। कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है ठोस में, द्रव में जो है कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से तो कम होता है, लेकिन गैस से ज्यादा होता है। और गैस में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है,
ठोस से कम दृढ़ होते हैं। द्रव में आप फोर्स लगा सकते हो, आकार बदल जाता है, और गैस तो बिल्कुल भी दृढ़ नहीं होते, आराम से उनका शेप आप चेंज कर सकते हो। इनका विसरण नहीं होता, विसरण मतलब मिलना घुलना मिलना। जैसे क्या है, हमारे पास मान लो रिमोट मेरे हाथ में, ऐसे नहीं होगा कि कल मेरा हाथ भी ठोस है, ये भी ठोस है, तो पिघल करके मेरे हाथ में घुल जाए अपने आप ही, बोले अरे आपके हाथ में प्लास्टिक कम था ना तो हमने डाल दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन द्रव के साथ में और गैस के साथ में विसरण होता है। समझना कैसे, पानी लो, उसमें थोड़ी बूंद दूध की डाल दो ऊपर से, तो दूध अपने आप जो है पानी में फैलने लग जाता है अपने आप। और जैसे मान लो स्याही लो, पानी में थोड़ी स्याही की बूंद डालो ऊपर से, तो वो स्याही अपने आप पूरे पानी में फैलने लग जाती है। नोटिस करना छोड़ दो आप, तो विसरण का गुण है। जैसे गैस है, तो यहाँ पर ठंडी हवा है, एसी चल रहा है मान लो, तो कमरा खोलूंगा बाहर गर्म हवा है, तो ठंडी हवा अपने आप बाहर चली जाएगी, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। फिर उसके बाद में क्या है, देखो हमारे पास में घनत्व है, घनत्व समझते हैं एकांक आयतन में मौजूद द्रव्यमान, या फिर आप समझना कि किसके कण कितने पास में, उसका घनत्व ज्यादा होता है। जैसे मान लो ठोस लोहा है, तो इतना सा लोहा 5 किलो का होता है, क्यों, क्योंकि उसके कण बहुत ज्यादा पास में, तो भारी है। द्रव के साथ में देखोगे तो इतना भारी नहीं होगा भाई, 5 किलो जो द्रव होगा वो इतनी बड़ी बोतल हो जाएगी हमारे पास, ऐसे मोटी है 5 किलो पानी अगर लोगे तो इतने पास नहीं होते। तो घनत्व ठोस से तो कम होता है, लेकिन गैस से ज्यादा होता है। और गैस का तो क्या बोलो, 1 किलो गैस पूरे कमरे में भर देगी, तो इसका घनत्व मतलब कण बहुत दूर है। घनत्व मतलब घना, कि कण कितने ज्यादा, जितने ज्यादा पास होंगे कण, तो घनत्व उतना ज्यादा होगा, घना ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा, ऐसे आप रखो दिमाग, घनत्व ज्यादा घना ज्यादा, कण पास। कई सारे प्रश्न होते हैं ठोस के, कोई सी चीज ले लो, जैसे ये है हमारे पास में, तो इसका एक सतह, ये एक पीछे वाली है, एक ऊपर वाली है, एक नीचे वाली है, एक साइड वाली है, एक साइड वाली है, तो ये सारे सरफेसेस है हमारे पास, 6 सरफेस, ठीक है। केवल एक ऊपरी प्रश्न होता है, जल है कहीं पर कोई भी लिक्विड है, तो केवल उसकी ऊपर वाली सतह होती है, साइड की कोई सतह नहीं होती, खुद से कोई बाउंड्री नहीं होती। कोई प्रश्न नहीं होता गैस का, तो ऊपर नीचे आए बाएं आगे पीछे दाएं बाएं, कोई प्रश्न नहीं होता, फैल जाती पूरे में हमेशा। अणु पास होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, उसमें बहुत दूर होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या गुणधर्म हम लोग ने देख लिए, जो हमारे पास द्रव्य जो पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा भी 2 और अवस्थाएं होती हैं, जिनको हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं और एक को प्लाज्मा बोलते हैं। वो हमारे कोई विशेष है नहीं, सिलेबस में नाम से कोई बात की जाएगी ना, कोई ये भी पूछा जाएगा, बस ठीक है। थोड़ा देर रखा है, पुरानी यादें हैं, पुरानी यादें हमने ताजा कर ली। तो स्टूडेंट्स पुरानी यादें हमने थोड़ी सी जो है ताजा कैसे की है, स्पीड में की, थोड़ी सी हमने पुरानी यादों को ताजा स्पीड में किया है। और यहाँ पर मेरे को अब आप लोग एक बार चैट में लिख करके बताओ कि अभी तक जो पढ़ा वो ठीक ठाक है, क्योंकि देखो पुराना था। अब आप बोलोगे सर थोड़ा तेज हो गया, तो मैं कहता हूँ यार थोड़ा पुराना था ना, इससे थोड़ा तेज हुआ, तो यहाँ से समझ में आ गया क्या? अरे लल्ला हमारा बर्थडे आज ना है, हमारा बर्थडे नहीं आज हम पुराना फोटो डाले इंस्टाग्राम पे कि देखो विद्यार्थी लोगों ने हमको विश किया था ऐसा, और कुछ कुछ हम पोस्ट शेयर कर रहे थे। तो आज हमारा वास्तविक बर्थडे नहीं है, हमारा बर्थडे 20 अप्रैल को आता है, 20 अप्रैल को, ठीक है। प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो कि हमारे नहीं पूछा जाता, सिलेबस में है नहीं। अब बाकी इधर उधर का ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। झकास एकदम था, शानदार था, शानदार। चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं भाई। सबको यहाँ पे ना पाप पड़ेगा अगर क्लास बीच में छोड़ करके जाए तो, रुकना है भाई, आखिर तक रुकना है। द्रव्य का वर्गीकरण, तो देखो क्या है, 2 तरह से वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। एक तो हमारे पास भौतिक और दूसरा है रासायनिक। भौतिक ऊपर से रासायनिक अंदर घुस के, तो भौतिक कौन सा हमारे पास में, ठोस, द्रव, गैस। और ये किसके आधार पर है स्टूडेंट्स, अवस्थाएं हैं। ये पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ किस रूप में मिल रहा है, ठोस है, द्रव है या गैस, रूप हो गया। भौतिक मतलब बाहर से रूप। रासायनिक क्या हो गया हमारे पास में, तो भाई रासायनिक अंदर जाके देखेंगे अरे यार शुद्ध है क्या, मिक्सचर है क्या, मिश्रण है या शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में अंदर जाके देखेंगे कि एकदम शुद्ध है क्या, यहाँ पर ये मिक्सचर है, 2-3 से मिलकर बना। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, जैसे मान लो हाइड्रोजन हमारे पास में तत्व है, H2 जो है हमारे पास में, हाइड्रोजन हमारे पास में तत्व, ठीक है। और मान लीजिए हमारे पास में हाइड्रोजन तत्व है, कार्बन तत्व है, सोडियम तत्व है, तो ये सारे एलिमेंट्स ऐसे कितने हमारे पास में तत्व प्रकृति में 118 तत्व आज तक क्या थे। ये इनमें से भी 94 केवल हमारे को प्राकृतिक रूप से मिले हैं, बाकी तो हम लोगों ने बैठ करके लैबोरेटरी में बनाए सारे, लैबोरेटरी में बनाए। और जो रेडियो एक्टिव है उनके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी है नहीं। तो ये है। फिर उसके बाद यौगिक क्या है, तो कोई 2 या 2 से ज्यादा तत्व आकर के जब जुड़ते हैं ना तो यौगिक बनता है। जैसे मान लो CO2 हो गया, H2 हो गया, NaCl हो गया, ऐसे। तो ये सारे क्या है, यौगिक। तो ये शुद्ध है भाई। शुद्ध पदार्थ कहने का मतलब क्या है, इसको और शुद्ध नहीं कर सकते। हाइड्रोजन को बोलो और साफ करो, उसको और साफ करो, कैसे करो, तो शुद्ध है वो। ये CO2 है बोले हमारे चारों तरफ केवल CO2 है, साफ CO2 है, तो CO2 है ना, और थोड़ी उसको और ज्यादा प्योरीफाई आप लोग नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास है मिश्रण। तो मिश्रण भी 2 तरह के हमारे पास है, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो शुद्ध पदार्थ क्या है स्टूडेंट्स, वो पदार्थ जिसको और ज्यादा साफ नहीं कर सकते, और ज्यादा शुद्ध नहीं कर सकते, अशुद्ध है ना वो, तो उसको और ज्यादा शुद्ध कैसे करोगे, कर नहीं सकते। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर शुद्ध पदार्थ स्टूडेंट्स वो है जिसको और ज्यादा शुद्ध हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा भौतिक विधियों से और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। क्या मतलब इसका, भौतिक विधि से मतलब उसको मार पीट के ठोक करके आप उसको और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने आपको बोला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु है, अब इसको और ज्यादा विभाजित कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। वो एक फंडामेंटल यूनिट होगी कि दुनिया परमाणु से मिलकर परमाणु को क्या तोड़ोगे, बैठ करके। हां ठीक है, मैं मान रहा हूं उसमें इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक परमाणु परमाणु ऐसा। अब इसमें शुद्ध पदार्थ हमने क्या पढ़ा, तत्व पढ़ा, यौगिक पढ़ा। तत्व क्या चीज है हमारे पास में, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। हालांकि स्टूडेंट्स इसमें एक चीज छोटी सी करेक्शन वाली होती है हमारे पास में स्टूडेंट्स। वैसे तो देखो H2 को हम तत्व कह सकते हैं, H2 को हम लोग तत्व कह सकते हैं, हाइड्रोजन का तत्व है, लेकिन ये प्रकृति में H2 के रूप में मिलता है, O2 के रूप में मिलता है इसलिए। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो हम लोग वहां पर कहते हैं कि जो तत्व है ना वो 118 है, तो उस हिसाब से हमारे पास में H2 नहीं H लिखना चाहिए। फिर उस हिसाब से हमें H2 नहीं बोलना चाहिए, हमें H लिखना चाहिए। लेकिन ऐसे भी ठीक है कि जो एक ही प्रकार के हमारे पास परमाणु से मिलकर बने होते हैं ना उनको हम लोग तत्व बोलते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी वेरी करती है। चिंता वाली बात, मतलब खुशी वाली बात है कि एग्जाम में नहीं पूछा, एग्जाम में कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। जैसे मैं आपको देखो यहाँ पर एलिमेंट की डेफिनेशन इंटरनेट से बड़ी वाली बताता हूँ। एलिमेंट, a chemical element is a chemical substance that cannot be broken down into other substances by chemical reactions। ये ऐसी चीज है जिसको और केमिकल रिएक्शन से और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हो आप। The basic particle that constitutes a chemical element is the atom। ये इन्होंने विकिपीडिया पर इन्होंने लिखा है। तो देखो इसका इन्होंने यहाँ पर भाई इतना लिखा है ना, इन्होंने इतना लिखा है ना कि सुलाई देंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा लिखा है। छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसको आप और ज्यादा बस टुकड़ों में नहीं बांट सकते, बस ये बात आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आप अपनी किताबों वगैरह के हिसाब से आप इसको भी हटा दो और डेफिनेशन आप चाहो तो मॉडिफाई कर देना। डेफिनेशन हमारे पास बस ये हो जाएगी क्या स्टूडेंट्स, कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, किसी रासायनिक अभिक्रिया से और अधिक इनको तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? किसी रासायनिक अभिक्रिया से और अधिक वियोजन नहीं कर सकते, ठीक है। और आपसे अगर कभी कोई पूछे तो झंझट में फंसना, टू कुछ मत लिखना, आप सीधा जो मैंने ये लिखी डेफिनेशन ये लिख देना, ये वाली मत लिखो। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना वो एकदम कड़क समझ में आता है। एग्जांपल जो तत्व आपको अच्छा लगे उसका लिख देना। इन्हें सामान्य भौतिक या रासायनिक विधियों से तोड़ नहीं सकते। ये देखो लिखा ही ना यहाँ पर भी, इन्हें सामान्य भौतिक या रासायनिक विधि से आप इसको तोड़ नहीं सकते और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। बस इन्हें सरल पदार्थों से नहीं बना सकते। हाइड्रोजन को कैसे बनाओगे,
जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन फिक्स है हमेशा। देखो क्या लिखा हमने, दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं। भाई आप उस चीज का निश्चित अनुपात देखो, द्रव्यमान का निश्चित अनुपात देखो, बात है कि जैसे H2 है, इसमें दो हाइड्रोजन रहेंगे और एक ऑक्सीजन रहेगा फिक्स है, दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 होगा, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होगा, तो इनका अनुपात क्या होगा 1:8। तो ये जो अनुपात है ये किसी भी यौगिक का हमेशा फिक्स रहेगा। इसका भी दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि H2O2 का देख लेते हैं, तो H2O2 में हमेशा दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन है, तो दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, दो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 16 32, तो 32 हो जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास में 1:16 हो जाएगा। ऐसे CH4 का निकाल सकते हो, किसी का निकाल सकते हो, इसका चाहो निकाल सकते हो। तो कार्बन कितना है हमारे पास में 1 है, अनुपात यहां पर इसका द्रव्यमान कार्बन का कितना होता है स्टूडेंट्स 12, कार्बन का द्रव्यमान है 12 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है 4, तो क्या 12:4, तो कितना हो जाएगा 4 के 12, तो 3:1 इसका हमारे पास में हमेशा द्रव्यमान रहने वाला है हमेशा। अणु क्या है, अब देखो अणु हमारे बुक में बता ही रखा, मॉलिक्यूलर अणु क्या होता है हमारे पास में ये हमको बता ही रखा है। बाकी बहुत सिंपल कांसेप्ट है। देखो क्या होता है हमारे पास में, अगर दो या दो से ज्यादा परमाणु का समूह है जो खुद में रासायनिक आबंध से बंधे हुए हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अणु कह सकते हैं। जैसे समझना, यहाँ से शुरू करो आप लोग। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है जो कि आपस में बंधे हुए हैं। देखो क्या लिखा है, दो या दो से अधिक, तो कम से कम दो या फिर दो से अधिक। तो जैसे मान लो दो ऑक्सीजन है साथ में जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन है साथ में जुड़े हुए हैं, दो क्लोरीन है साथ में जुड़े हुए हैं, दो ब्रोमीन है साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है सारे अणु हैं। तीन ऑक्सीजन है साथ में जुड़े हुए हैं, ओजोन रखा है, अणु क्या है, रासायनिक बंध से जुड़े। अच्छा आप बोलोगे सर ये कौन से रासायनिक बंध से जुड़े हैं, अरे यार सुनो तो सही, ये आर्गन है, ये नियॉन, हीलियम, ये सारी कैसे उत्कृष्ट गैसें, तो उत्कृष्ट गैसें ऐसे रहती हैं पास-पास में होती हैं। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इनके बीच में कौन से बल होते हैं, वंडर वॉल बल होते हैं। इनमें कौन से फोर्सेस होते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं। दुनिया में सबसे कमजोर बल ये होते हैं, जहां कोई नहीं होता वहां पर वंडर वॉल बल होते हैं, जहां कुछ नहीं होता कोई नहीं होता वहां पर वंडर वॉल बल होते हैं। इसमें सबकी नहीं कह रहा हूं मैं केवल इनकी कह रहा हूं। इनमें वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, इनमें जरूरत नहीं है, इनमें दूसरे बंद सहसहजी बंद है जो हम 10th क्लास पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप यहां देखोगे तो ये सारे तो तत्वों के अणु थे। भाई तत्व में क्या होता है, एक ही तरह के परमाणु होते हैं, तो तत्व है तत्व है तत्व है तत्व है तत्व तत्व मतलब ब्रोमीन तत्व है, क्लोरीन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। लेकिन यहां पर यौगिक में क्या होता है, जुड़े होते हैं, दो या दो से ज्यादा तत्व होते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो यौगिकों के अणु में क्या है, CO2 है, H2 है, CH4 है, NaCl है, HBr है, Na2SO4 है। तो ये सारी चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं आपस में, रासायनिक आबंध से जुड़ी हुई है। CO2 है कैसे जुड़ा हुआ है, रासायनिक आबंध से जुड़ा हुआ है, सहसहजी आबंध से जुड़ा हुआ है, NaCl कैसे जुड़ा हुआ है, विद्युत रासायनिक जो हमारे पास बल है उनसे जुड़ा हुआ है, समझ आयनिक बंध से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास में केमिकल अगर किसी फोर्स से जुड़े हुए हैं रासायनिक बंध से, तो उसको हम लोग कहते हैं कि सारे अणु हैं। देखो प्रकृति में फ्री रूप से मिलने वाले अणु होते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है अकेला H तत्व, वो कभी प्रकृति में फोकट नहीं मिलेगा आपको, हमेशा वो H2 के रूप में मिलेगा। इसलिए अणु के बारे में बात करना जरूरी है। और आप यहां पर ये देख सकते हो कि सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास में यौगिक है ना वो अणु हैं। बाय डिफॉल्ट जितने भी यौगिक है ना आपके पास में वो सारे अणु हैं, लेकिन जितने भी अणु हैं वो सारे यौगिक नहीं है। सारे यौगिक अणु हैं, सारे यौगिक अणु होते हैं, लेकिन सारे अणु यौगिक नहीं होते। ये समझिए, क्योंकि अणु में सेम तरह के परमाणु जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता। अब देखो मिश्रण क्या है, मिला दो बस मिश्रण बन गया। दो तरह का मिश्रण होता है, एक समांगी हो गया, मिश्रण नींबू पानी बना के पीते हैं। तो शक्कर डालते हैं उसमें, मान लो मेरे को मीठा पसंद है तो मैं मीठा नींबू पानी जब पीता हूं तो मैं क्या करता हूं, नींबू मिलाता हूं, शहद मिलाता हूं, पानी मिलाता हूं, 3 चीजें बस अपना काम हो गया। उसको डुक 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 करके हिलाता हूं अच्छे से, तो पूरे में जो नींबू पानी है और जो शहद है वो घुल जाती है। सही बात है। अब वो जो पूरे में नींबू पानी और जो शहद घुली हुई है वो ऊपर से टेस्ट करोगे तो भी सेम टेस्ट आएगा, थोड़ा पी लूंगा बीच में से टेस्ट करूंगा तो भी सेम टेस्ट आएगा, नीचे से पीऊंगा जाके तो भी सेम टेस्ट आएगा। मतलब ये समांगी मिश्रण है, मतलब इसमें जो विलेय है वो पूरे विलायक में अच्छे से घुल चुका है। हर जगह पर विलेय की जो सांद्रता है वो सेम, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन कितना है वो हर जगह पर सेम है। लेकिन विषमांगी जो है हमारे पास उसमें ऐसा नहीं है। मिट्टी उठाई पानी में डाल दी, उसको हिलाया आपने, लेकिन छोड़ते क्या होगा, नीचे मिट्टी ज्यादा चली जाएगी, फिर थोड़ी बीच में रहेगी, ऊपर सबसे कम रहेगी। तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि विषमांगी जो हमारे पास मिश्रण होते हैं उनमें सांद्रता जो है अलग अलग घटकों की हर जगह पर समान नहीं होती, सर्वत्र समान एक समान रूप से जो है विलेय वो नहीं होता है। जो भी पदार्थ है आपस में अच्छे से नहीं होते। जैसे मान लो आपने सूखी दालें और सूखे चावल मिक्स कर दिए, तो उसको जब उठाओगे तो हो सकता है कभी केवल चावल हाथ में थोड़े से एक दो दाल लिया, या हो सकता है कभी दाल ज्यादा हाथ में चावल कम हाथ में। तो ये क्या है हमारे पास विषमांगी मिश्रण है, कोई फिक्स नहीं, समांगी फिक्स है। देखो क्या है हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ साथ में होते हैं तथा उनमें कोई रासायनिक संयोजन हुई है कि जब आप नींबू पानी बना रहे हो तो पानी और नींबू का जो रस है जो शहद उसके बीच में कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हुई, केवल वो साथ में है, केवल भौतिक रूप से साथ में ऐसा, तो वो मिश्रण बनाते हैं। उदाहरण जैसे हवा है आपके पास में मिश्रण है, तो हवा में क्या क्या देखो, CO2 पानी, N2 O2 धूल के कण, ये सारी चीजें भाई हवा में, ये सारी चीजें ना हवा किससे किससे बनी है, CO2 से, H2 से, हवा में पानी की बूंदें और नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, धूल के कण भी, ये सारे। उसके अलावा चाय देखोगे तो चाय में क्या क्या आपके पास में, चाय पत्ती भी है, शक्कर भी है, सारी चीजें। सीमेंट में देखोगे तो मिट्टी है, उसके अलावा जिप्सम भी होता है, उसके अलावा थोड़ा सा हमारे पास में पीओपी शायद लेते हैं काम में, उसके अलावा कुछ ऐसी और चीजें हैं जो उसमें रखी। समांगी मिश्रण क्या है, संगठन हर जगह समान होता है, इनका जो संगठन है वो हर जगह समान होता है, जैसे कि पानी और चीनी का विलयन शुद्ध हवा। या फिर आप देखोगे विषमांगी में क्या है, तो संगठन हर जगह समान नहीं होता। उदाहरण के लिए पानी, रेत, चावल और दालें सूखी मिलती हैं, सुबह सुबह कुछ मिलाते हैं। तो ये था अपन बढ़ रहे हैं आगे, द्रव्य के गुणधर्म उनका मापन। तो देखो बच्चों वाली बात है, हमारे पास में दो तरह के गुणधर्म है दुनिया में, दो तरह के द्रव्य के पदार्थ के गुणधर्म, एक तो है भौतिक बाहर से और दूसरा रासायनिक अंदर से। भौतिक बाहर से तुम क्या दिखने में, बाल काले हैं, चमड़ी का कलर कैसा है, आंखों का कलर कैसा है, लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, तो ये क्या है आपके पास भौतिक गुणधर्म है। नहीं, रासायनिक गुणधर्म क्या है हमारे पास अंदर से। ये जब बात करेगा तो कैसी बात करेगा, क्या ये गाली गलौज करके बात करेगा, क्या ये बड़े आदर से बात करेगा, इसके दिमाग में क्या भूसा भरा है क्या, या दिमाग है सच में समझदार वाली बातें करता है। तो ये तो बात में पता चलता है ना जब खुलवाया जाता है कि बोलने में मजबूर किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हमारे पास भौतिक तो क्या है, रंग है, गंध है, घनत्व है, गलनांक है, पतनांक है, बाहर बाहर से नाप लेते हैं। इन्हें मापने के लिए रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत नहीं होती। इनको भौतिक परिवर्तन को मापने के लिए, परिवर्तन को मापने के लिए केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं होती, रासायनिक चेंज की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो रासायनिक गुणधर्म है उनको मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है, मतलब रिएक्शन करवा के देखोगे। जैसे मान लो कि जलेगा कि नहीं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा, ज्वलनशील है कि नहीं, तो उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के देखनी पड़ेगी तो पता चलेगा। अम्ल से अभिक्रिया करेगा नहीं, करा के देखनी पड़ेगी। क्षार से अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा, करा के देखनी पड़ेगी। अम्लीय व्यवहार है कि नहीं, मतलब जो भी है करा के देखना पड़ेगा। तो अम्ल से अभिक्रियाशीलता, क्षार से अभिक्रियाशीलता, ज्वलनशीलता, ये सारे तो क्या है आपके पास में केमिकल प्रॉपर्टीज है, और केमिकल प्रॉपर्टीज को नापने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, रासायनिक परिवर्तन की जरूरत पड़ती है, केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें इस चैप्टर में केवल भौतिक गुणधर्मों की बात करनी है। इस अध्याय में समझ गए, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ नहीं जाना। इस अध्याय में हमें केवल भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स मापन की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें क्या रसगुल्ला, हलवा, मलाई, काजू कतली, सब पानी ला रहा हूं मुंह में। देखो मापन की इकाइयां, आप किसी भी चीज को मापते हो, लंबाई हो गया, वेग हो गया, चाल हो गई, या फिर त्वरण हो गया, या मोटाई हो गई किसी की, या फिर आपने वजन नाप लिया किसी का, द्रव्यमान नाप लिया। तो इन सब चीजों को नापने के लिए स्टूडेंट्स आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो संख्यात्मक मान की जरूरत होती है और इकाई की जरूरत होती है, यूनिट की जरूरत होती है। मतलब क्या देखो हमारे पास एक तो क्या अंकित मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा है आपके पास में भौतिक राशि के मापन के लिए अंकित मान व मात्रक की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा 5 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या है मात्रक है और 5 क्या है अंकित मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने दुकानदार को जाके कहा कि भैया एक बोरी आलू, ऐसे मान लो बोरी का मतलब 100 किलो, मैंने कहा एक बोरी आलू दे दो, मतलब है 100 किलोग्राम आलू मेरे को दे दो। तो बोरी यहाँ पर क्या है मात्रक की तरह हो गया। उसके अलावा और क्या देखोगे आप स्टूडेंट्स, तो और देखो क्या जैसे 10 मीटर लंबाई बोला हमने, तो वो 10 मीटर दूर देके पत्थर पड़ा, तो 10 मीटर क्या हो गया, 10 हमारे पास संख्यात्मक मान होगा, मीटर क्या होगा हमारे पास में उसका इकाई हो गई, उसका मात्रक हो गया। इस तरह से कुछ भी लिखोगे
10 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इकाई है मात्रक, 10 क्या है आपके पास संख्यात्मक मान है, 10 क्या है हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर संख्यात्मक मान है। इज इट क्लियर? तो ये क्या है आपके पास में भौतिक राशियां और उनको मापने के लिए आंतरिक मान और मात्रक की जरूरत होती है हमको। फिर अगर द्रव्यमान, लंबाई तथा समय मूल राशियां हैं, इनको हम लोग मूल या फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग इनको कह सकते हैं। मतलब लगभग आप देखोगे ना दुनिया में इनसे मिलकर के बनी है काफी सारी जो दूसरी हमारे पास मात्रक है। कौन से हमारे पास में? समय हो गया, लंबाई हो गया, दूरी नाप रहे हो, ऊंचाई नाप रहे हो, चौड़ाई नाप रहे हो, मोटाई नाप रहे हो, या वृत्त का व्यास नाप रहे हो, या किसी हमारे पास चतुर्भुज का परिधि को नाप रहे हो, तो ये सब तो क्या लंबाई में हो जाता है। तो उसके लिए है तो हमारे पास लंबाई ना, लेंथ। और दूसरा क्या है? द्रव्यमान। इस दुनिया में आप कुछ भी देखो, द्रव्यमान बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, और तीसरा समय। समय के बिना तो कुछ होना नहीं। तो तीन मूल मात्रक माने जाते हैं, मूल राशियां, और इनको मापने के लिए जो मात्रक है वो मूल मात्रक माने जाते हैं। उसके अलावा आधारभूत इकाई हमारे पास में, तो आधारभूत इकाई हमने 6 ली है। लंबाई ली है हमने, द्रव्यमान लिया है, समय लिया है, तापमान लिया है, पदार्थ की मात्रा ली है हमने, विद्युत धारा ली है हम लोगों ने, और ज्योति तीव्रता ली है। इससे तो हम सब कुछ समझते हैं। इतनी 7 क्वांटिटीज से तो हम लोग सब कुछ समझते हैं। कितनी होगी? लंबाई 1, 2 द्रव्यमान, 3 समय, 4 तापमान, 5 6 है 7 ज्योति तीव्रता। इनसे तो आप कुछ भी समझ सकते हो, कोई सी भी भौतिक राशि समझ सकते हो। इकाइयों की पद्धति, अब समझाने के लिए पद्धति कौन सी काम में ली जाती थी पहले, आज कौन से हम लोग काम लेते हैं वो देखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहली जो काम में ली जाती थी वो थी हमारे पास में सीजीएस पद्धति। तो जो ब्रिटेन वगैरह के लोग थे ना वो उसको काम में लेते थे। तो सीजीएस क्या है आपके पास में? सी से है सेंटीमीटर, मतलब इनके कहे अनुसार लंबाई को किसमें नापा जाना चाहिए? सेंटीमीटर में। जी से किसको नापना चाहिए? द्रव्यमान को ग्राम। और तीसरा क्या है आपके पास में? एस है सेकंड, समय को किसमें नापना चाहिए? सेकंड। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में बोल दिया कि मूल राशि 3 मानी थी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो द्रव्यमान ग्राम में नापो, लंबाई सेंटीमीटर में नापो, और समय जो है सेकंड में नापो। ये ब्रिटेन तरफ के लोग ऐसा करते थे। फिर उसके बाद आपके पास में एफपीएस या फुट पाउंड सेकंड। ये क्या है आपके पास में स्टूडेंट्स? फुट पाउंड सेकंड। दरअसल आप देखोगे ना शायद ये वाला आया है ब्रिटेन की तरफ से, क्योंकि आज भी जो हम केक बनवाते हैं किसी दुकान पे तो वो पाउंड में बनता है, किलोग्राम में नहीं बोलता वो उसको दुकान वाला बेकरी वाला, पाउंड में। कितने पाउंड का केक चाहिए? क्यों? नया बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में तो उसको पाउंड में बदलेंगे। आजकल तो ठीक है फिर किलोग्राम से करने लगे, लेकिन पहले के जो मैंने देखे हैं हॉस्पिटल्स वगैरह तो वहां पे उसको किस में लिखते हैं स्टूडेंट्स? पाउंड में। और फिर उसके बाद में क्या है आपके पास में? तीसरी है एमकेएस पद्धति। तो क्या है? मीट्रिक पद्धति या एमकेएस पद्धति हम लोग कहते हैं। तो ये वाली क्या है? इसमें हमारे पास लंबाई को नापा जाता है मीटर में। फिर आपके पास में क्या? के से है किलोग्राम, किलोग्राम। वह आपके पास में है लास्ट में एस है सेकंड। तो ये वाली जो है कंपैरेटिवली ऊपर वाली पद्धतियों से ज्यादा प्रचलित है। ये जो पद्धति है स्टूडेंट्स हमारे पास में ये ऊपर लिखी पद्धतियों से ज्यादा प्रचलित है। अले 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 अले। तो ऐसे पद्धतियां हमको लिखकर दी हैं। इनमें से भी जो सबसे ज्यादा काम आई वो एमकेएस है। आज तक भी हम लोग इसको ज्यादा काम लेते हैं एमकेएस को। और इसके बाद आप देखोगे स्टूडेंट्स तो इससे भी ज्यादा जो आज पूरी दुनिया में इसको स्वीकार किया गया पद्धति को, वो सारी तो नहीं, क्योंकि 3 मात्रकों की बात करते हैं, 3 भौतिक राशियों की बात करते हैं। तो आज हम लोग मीट्रिक पद्धति, सॉरी एसआई पद्धति का बात करते हैं, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल मान लो कि पूरी दुनिया में माना गया सिस्टम। फिर वाली व्यक्ति चाइना का हो, जापान का हो, ब्रिटेन का हो, इंडिया का हो, भारत का हो, है ना, पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, फ्रांस का हो, न्यूजीलैंड का हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, वो यही मानेंगे। मानिए अब यही वाले मात्रक हैं सबको। तो ये क्या क्या है हमारे पास में? लंबाई, इसका मात्रक क्या है? मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एम्पीयर, उष्मागतिक तीव्रता, सॉरी उष्मागतिक तापक्रम जो है हमारे पास केल्विन। फिर क्या है? पदार्थ की मात्रा मोल, और ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी। अब देखो इनके चिन्ह देखें, लंबाई का एल होता है, द्रव्यमान का एम होता है, छोटा छोटा टी समय का होता है, छोटा आई विद्युत धारा का होता है, छोटा टी तापमान का होता है, कैपिटल टी जो है केल्विन में टेंपरेचर का होता है। फिर उसके बाद आप देखोगे पदार्थ की मात्रा का मोल का जो चिन्ह होता है वो एन होता है, और आई वी क्या है आपके पास में? ज्योति तीव्रता, या इसको हम लोग ज्योति तीव्रता मात्रक कह रहे हैं। इनकी मात्रक क्या है हमारे पास में? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पीयर, केल्विन, मोल, और यहाँ पर कैंडेला। ये आपके पास मात्रक दिए हुए हैं। इतना अगर समझ में आ गया तो एक बार चैट सेक्शन में थम्स अप करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इतना अगर समझ में आ गया है तो चैट सेक्शन में एक बार थम्स अप करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो समझ आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। बस एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ऐसा कह सकते हो। सिस्टम वो दरअसल वो फ्रेंच का कुछ ऐसा वर्ड है। अच्छा वो तो कुछ करने की बातें चल रही हैं क्या? सर फुट और पाउंड के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे दीजिए। देखो सुनो, 1 फीट कितना होता है हमारे पास में? 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। देखो सुनो, एक फुट जो होता है ना आपके पास में ये लगभग कितना होता है? 12 इंच होता है। और जो 1 इंच होता है आपके पास में ये लगभग 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो उस हिसाब से 1 फुट जो है ये बराबर है 12 × 2.54 सेंटीमीटर के। मल्टीप्लाई कर देना, देखना कितना है? 24 कितना आएगा? 12 60 का 0 आ जाएगा, 6 के ऊपर 12 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 30.0 सेंटीमीटर। तो 1 फुट कितना होता है? तो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर कितना होगा? 2 स्केल छोटी छोटी। 1 फुट मतलब अपन चल रहे हैं ना, कदम ऐसे 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 करके चल रहे हैं, तो 1 फीट मतलब 2 कदमों के बीच की जगह लगभग। तो बोले यार 1 फुट कदम आगे करो, तो लगभग 30 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। तो जब हम चल रहे हैं तो 2 पैरों के बीच का जो अंतर है ना असल में वही 1 फुट है। उसी तरह से उसको सोचा, फुट मतलब पैर होता है, वैसा ही सोचा गया उसको। फीट मतलब क्या होता है? फीट बहुवचन होता है। फुट एक पैर, एक पैर। बोले कितने फीट है यहाँ से? मतलब 50 फीट है, तो इसका मतलब 50 कदमों की बात हो रही है। फीट मतलब प्लूरल, फुट्स नहीं बोलते, फीट बोलते हैं। फुट फीट, फुट नहीं होता ऐसा। ये हो गया हमारे पास में। और पाउंड की बात करें तो पाउंड क्या है? 1 पाउंड लगभग 400 ग्राम होता है। लगभग कितना होता है? 400 ग्राम होता है। तो दुकानदार को आप बोलते हो कि ये कितना? बोलते 2 पाउंड का है। तो आपको लगता है यार तो 2 किलो होता है, 2 पाउंड है, बोला ना वैसे तो हमें ले रहा है 2 किलो दे दिया। नहीं 2 किलो नहीं दिया आपको उसने, 1 पाउंड होता है हमारे पास में 400 ग्राम के लगभग, 454 किलोग्राम, 454 किलोग्राम। तो 1 पाउंड जो है वो 454 किलोग्राम का होता है। ऐसा हॉस्पिटल्स में आज भी बच्चे पैदा होते हैं तो काफी जगहों पर उसको किसमें बात की जाती है? बच्चे के लिए पाउंड में। कितने पाउंड का? 5 पाउंड है, 7 पाउंड है, जो भी ऐसा। तो यहाँ देखेंगे 454 है एग्जैक्ट वैल्यू। तो अब देखो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये डेफिनेशन है हमारे पास में। अब मैं पहले बता दूं आपको कि ये चीज एग्जाम में नहीं आती। क्या है हमारे पास में? पहला 1 मीटर क्या होता है? तो हमको बोला यार 1 मीटर क्या है? आप 1 सेकंड के कितने टुकड़े कर दो? भाई जैसे मैंने बोला यार 1 सेकंड के 2 टुकड़े कर दो, 0.5 सेकंड हो जाएगा, या 1/2 सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड के 4 टुकड़े कर दो, 1/4 सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड के 10 टुकड़े कर दो, 1/10 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं 1 सेकंड के इतने टुकड़े करो, मेरे से मत पूछो क्या इतने टुकड़े करो। तो इतना जो समय है ना उसमें प्रकाश जो दूरी चलता है वो 1 मीटर। बोले सर क्या भागूंगा क्या? अरे यार बोल रहे साइंटिस्ट लोग, मैं क्या करूं? इसको साइंटिस्ट लोगों ने प्रकाश की जो चाल है ना उसके आधार पर ही इसको व्याख्या किया, उसकी व्याख्या की है इस चीज। पहले तो ऐसे मानते थे कि डंडी है 1 मीटर की, पूरी दुनिया में इसके बराबर डंडियां बना दो सब 1 मीटर हो जाएगी, बात खत्म। लेकिन एग्जैक्ट नहीं थी ना वो, एकदम बारीक, एकदम 0.0000000 पर एग्जैक्ट नहीं थी वो, एक्यूरेट थी ऐसा। फिर दूसरा क्या हमारे पास में?
प्रकाश इतने समय में जितनी दूरी चलता है ना वही 1 मीटर कहलाता है। अगली है हमारे पास में किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्या है? कुछ नहीं है, फ्रांस में एक प्रोटोटाइप पड़ा है। फ्रांस में एक हमारे पास में कोई संस्था है, देखो कहां यहाँ पर, फ्रांस में भार और माप के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में संग्रहित एक प्लेटिनम का टुकड़ा रखा हुआ है। उस टुकड़े के द्रव्यमान को हमने 1 किलोग्राम माना है और उसी के बराबर पूरी दुनिया में और ऐसे टुकड़े बना दिए अपने खूब सारे अलग अलग चीजों के, तो वो सारे भी 1 किलोग्राम के हैं, हमने ऐसा माना है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, अब दुनिया बदल रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपने पुरानी भाषा लिखी हुई तो अपन पुरानी परिभाषा से अपना पढ़ करके समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। 1 सेकंड क्या होता है? तो इसमें क्या है, सीजियम परमाणु की सोचो आप, सीजियम परमाणु के बारे में सोचो आंखें बंद करके। तो सीजियम परमाणु का द्रव्यमान है 133। इसका मतलब आप देखोगे ना, इसमें खूब सारे आपके पास में इलेक्ट्रॉन है जो कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं। तो हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि सीजियम के कोई बहुत छोटे जो पास वाले जो है नजदीक वाले दो कोई कक्षा इमेजिन करो, तो यहाँ पर भी लिखा है कि दो अति सूक्ष्म स्तरों के बीच में क्या होता है, संकरण होता है। इलेक्ट्रॉन मान लो घूम रहा है, समझ रहे हो कि कोई सीजियम परमाणु है, उसमें खूब सारे कक्षक हैं, उसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। तो हम कह रहे हैं, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता नहीं चाहता, ऊपर जाता नहीं चाहता, करता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि वो समयांतराल जिसमें सीजियम परमाणु के किन्हीं दो बहुत सूक्ष्म स्तरों के बीच में टिक 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 इतने सारे दोलन हो जाए, कितना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसा मान लो। देखो हम आसपास समझने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं आपको एकदम सटीक नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसका लगभग मतलब ऐसा मान लो आपकी, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, तो मैं यहाँ से ऊपर छत पे जाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, छत पे जाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर छत पे जाऊंगा, फिर तो एक दोलन का वो गया आया, 1 दोलन, 2 3 4 5 6 7 8 कितने, इतने अरब। ये आपके पास में 1 सेकंड का समय अंतर, मतलब 1 सेकंड में परमाणु में अगर आप जाकर के देखोगे तो परमाणु के लिए 1 सेकंड बहुत लंबे समय के बराबर है। केल्विन, अब है केल्विन, परम ताप क्या है हमारे पास में, परम ताप। तो परम ताप के बारे में भी स्टूडेंट सोचा क्या है, इसका आइडिया मैंने तो मेन चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें पूरा आप लोगों को समझाया था गहराई से। तो इसका पूरा आइडिया स्टूडेंट्स ये है कि जो हमारे पास पहले डिग्री सेल्सियस बनाया गया था, एक ताप का पैमाना हमारे पास में, बेटा आप बात नहीं करेंगे दीक्षा, दिवाकर, प्रकाश गुप्ता, शिवानी, नंदिनी, बाहर बता रही है दीक्षा को कि भाई अगर आप लोग बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहां पर जो है नोट्स मिलते हैं और हैंड रिटन, उसके अलावा पीडीएफ नोट्स वहां पर मौजूद है, टेस्ट सीरीज आपको वहां मिलती है। और सबसे बड़ा जो फीचर मुझे लगता है वो है डाउट ग्रुप्स का, वो आपको वहां पर मिलता है, जो कि बाकी ऑनलाइन में आपको कोई भी इस तरह से डाउट ग्रुप नहीं प्रोवाइड करा रहा है। तो वहां पर आप जब भी पढ़ाई करें, आपको डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं, वहां पर जो टीचर है उन विषयों के ही वो उनका जवाब आपको देते हैं। ऐसा तो यहाँ पर आप सुनते सुनेंगे डिग्री सेल्सियस को कैसे बनाया था, पानी कहाँ जमता है, बोला 0 डिग्री, पानी कहाँ बोलता है, बोला 100 डिग्री बात। फिर दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने डिग्री फ़ारेनहाइट बनाया था, तो उसका हिसाब किताब उन्होंने थोड़ा सा अलग रखा था। उन्होंने 32 से चालू किया था, 212 तक लेके 180 भाग किए थे उसके डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो उन्होंने मानव टेंपरेचर, ह्यूमन बॉडी टेंपरेचर के हिसाब से उसको बनाया था ऐसा कुछ। अब उसके बाद में हमारे मन में दिमाग आया, देखो मेरी बातें देख रहे हो आप, मैं कह रहा हूँ साइंटिस्ट लोगों के मन में बात आई कि यार नेगेटिव में टेंपरेचर यार अच्छा नहीं है, उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस बना के छोड़ दिया था। अब जो 0 से नीचे जा रहा है बर्फ और ठंडी होती जा रही है और नीचे टेंपरेचर ज्यादा जा रहा है, तो 0 से नीचे जा रहा है तो -1 2 3 4 चल रहा था, कंफ्यूजिंग है। तो टेंपरेचर ही प्लस में भी होना और माइनस में भी होना, कंफ्यूजिंग है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना फिर एक ऐसा पैमाना बना दो जिसमें माइनस होई ना। तो हमने एक ऐसा टेंपरेचर के लिए स्केल सोचा, केल्विन। तो हमने बोला कि 0 केल्विन मतलब इससे ठंडा इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। 0 केल्विन का मतलब है कि पदार्थ के सारे कण अपनी गति करना बिल्कुल छोड़ देंगे, एकदम स्थिर हो जाएंगे, परमाणु के अंदर भी। तो उसको हमने परम ताप नाम दिया। और ये कितना होता है, 0 केल्विन, कितना होता है 0 केल्विन, और इसको परम ताप पैमाना कहते हैं। 0 केल्विन हासिल कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप फिर भी नियरेस्ट जा सकते हैं। तो इससे फायदा ये हो गया कि नेगेटिव में तापमान नापना नहीं पड़ता, पूरा टेंपरेचर जो है फिर आपका पॉजिटिव में चलता है। इसीलिए हमको कहीं पर भी हम लोग जब आगे सीखेंगे तो टेंपरेचर के लिए केल्विन ही काम लेना है, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट काम नहीं लेना। यहाँ पर क्या व्याख्या की है कि यह उष्मागतिक ताप की इकाई है और जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप को के 1/273.16वें भाग के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स देखो, ट्रिपल पॉइंट पानी का एक ट्रिपल पॉइंट होता है जिस पर क्या होता है, पानी तीनों अवस्थाओं में एक साथ मौजूद होता है, द्रव में, गैस में, ठोस में, ऐसे परिवर्तित होता रहता है। उसको ट्रिपल पॉइंट होता है और उसका टेंपरेचर कितना होता है हमारे पास में 273.16 केल्विन। कितना टेंपरेचर होता है, 273.16 केल्विन। तो कह रहा है जल का त्रिक बिंदु, उसका टेंपरेचर कितना है, 273.16 केल्विन है, ठीक है। उसमें अगर कह रहा है कि 273.16 केल्विन का भाग दे तो 1 केल्विन आ जाए। वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है, मतलब देखो ये लिखा है उष्मागतिक ताप की इकाई है और जल के त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है, 273.16 होता है। त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के इतनेवें भाग के बराबर होती है, मतलब 1/273.16 से उसको गुणा कर दो, किसको, 273.16 से, क्योंकि जो त्रिक बिंदु का ताप है हमारे पास में ट्रिपल पॉइंट का वो लगभग इतना ही होता है। समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट क्या देखो हमारे पास स्टूडेंट एम्पियर। तो एम्पियर को कैसे समझेंगे, एक खाली पन्ना ही लेंगे यार, एम्पियर को समझने के लिए तो समझ में नहीं आएगा। एम्पियर को थोड़ा सा मुश्किल परिभाषा से समझा दो। बोला कि मान लो ऐसे अनंत लंबाई के दो तार हैं जिनका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ना वो लगभग ना के बराबर है। ये अनंत लंबाई के तार है हमारे पास में, इनका डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर के आसपास है, बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर रखा जाना चाहिए और इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो नगण्य है, बहुत पतले तार। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इनका कैसा है, नगण्य है, बिल्कुल ना के बराबर है, मान लो। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अगर दोनों में से हम ऐसा माने कि कुछ ना कुछ करंट बह रही है, यहाँ से भी कुछ करंट बह रही है, यहाँ से भी कुछ करंट बह रही है, तो जब ऐसा होता है तार में से करंट बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो उसके कारण आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण होगा। भाई चुंबकीय क्षेत्र साधारण बनता है कि करंट किस दिशा में बह रही है। ये आप 12th का फिजिक्स का टॉपिक है आपका, ये आपका स्टूडेंट्स 12th का फिजिक्स का टॉपिक है, राइट। तो इसलिए यहाँ परेशान नहीं होना। भाई यहाँ तो बल लगेगा, हम ऐसा मान रहे हैं कि इनको अगर हम लोगों ने कहाँ रखा, निर्वात में रख दिया, कहाँ रखा है, निर्वात में रख दिया, दोनों में से कुछ ना कुछ करंट बह रही है और दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। अब वो बल ठीक आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा, हम ऐसा मान कर लेते हैं कि उनका जो बल है, दोनों के बीच का जो बल है उसका संख्यात्मक मान जो है ना वो है लगभग कितना, ये देखो हम लोगों ने लिया है यहाँ पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। कितना है, 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन। ये बल इनके बीच में लग रहा है, दोनों तारों के बीच में, हो सकता है आकर्षण बल हो सकता है प्रतिकर्षण बल। तो ऐसे केस में अगर इतना बल लग रहा है, 1-1 मीटर लंबाई के आपके पास में तार है, सॉरी लंबाई तो क्या हमारे पास में 1 मीटर दूरी है, लंबाई तो अनंत है, लंबाई तो तार की हम लोगों ने कैसे ली है, अनंत लंबाई की, खूब ज्यादा लंबी ली है और बहुत पतले, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मोटाई जो है वो ना के बराबर है। तो ऐसे केस में अगर इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो इतना है, तो हम कहते हैं कि दोनों तारों में जो बहने वाली विद्युत धारा है वो कितनी होगी, 1 एम्पीयर। ऐसे देखो पढ़ो एक बार नीचे। उस नियत धारा को निरूपित करता है जिसे यदि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित नगण्य अनुप्रस्थ काट के अनंत लंबाई के दो सीधे समांतर चालकों में प्रवाहित करें तो हमें क्या मिलता है देखने को, चालकों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल लग रहा है। ये प्रति मीटर लंबाई पर
उसे दी गई दिशा में ज्योति तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह स्रोत, जबकि यह स्रोत 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णी विकिरण उत्सर्जित करता हो तथा इसमें उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण निकले। देखो ये वाला मुश्किल है थोड़ा सा, मतलब हमारे कहीं काम नहीं आएगा। तो आप अगर कहो तो मैं छोड़ दूं, छेड़ूंगा तो फिर 5 मिनट हो जाएंगे इस पर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बहुत सिंपल है। प्रति स्टेरेडियन, तो आपने स्टेरेडियन सुना है क्या? आपने रेडियन तो सुना होगा। रेडियन भी हमारे को जैसे एंगल वगैरह होते हैं ना, तो हम लोग रेडियन में बदल देते हैं, सही बात है। तो अब यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे 2 पाई रेडियन हमारे पास 180 डिग्री कोण के बराबर है, तो यहाँ पर ये जो प्रति स्टेरेडियन कोण होता है ना, स्टेरेडियन, ये गोले के लिए होता है, 3D जगह के लिए होता है। जैसे धरती के अंदर अगर कोई ऐसे हम लोग कोण नापेंगे ना दो एक्सिस के बीच में, तो वो हमारे को स्टेरेडियन हम लोग उसको कहते हैं। 3D में एक तरह से नापा जाता है कोण, 3D में होता है कोण, तो प्रति स्टेरेडियन। अब वही समझ में नहीं आएगा अपने, फिर वाट तो चलो फिर भी शक्ति है, जो ल्यूमिनोसिटी जैसे एक तरह से जो प्रकाश किसी भी बल्ब वगैरह में से निकल रहा है ना, वो उसका क्या है हमारे पास, उसकी दिशा, मतलब उसकी दिशा में शक्ति है ना, उसकी वाट क्या है, उसकी पावर शक्ति को दिखा रहा है। तो क्या प्रति स्टेरेडियन मतलब मान लो प्रति इतनी जगह से अगर कोई प्रकाश जो है वो कितना 1/683 वाट की शक्ति निकाले प्रकाश के रूप में, वो भी कब, जब ये जो हमारे पास में जो भी स्रोत है ना वो इतनी आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसका फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, जो भी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, 540 गुणा 10 की घात 12 हर्ट्ज। तो ये जो चीज है स्टूडेंट्स हमारे पास में, ये हम पढ़ चुके हैं अभी सेकंड चैप्टर में। कौन सी वाली चीज कह रहा हूं मैं आप लोगों को, तो आप देखोगे ना यहाँ पर मैंने आपको बोला हर्ट्ज आवृत्ति, तो हर्ट्ज क्या होता है, 1/2 सेकंड होता है। तो ये वाली चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आपके मैसेज पहुंच गए हैं, थोड़ा स्पीड से पढ़ा ना, स्पीड पढ़ने बहुत खुशी हुई मेरे को जानते थे, मतलब आपके स्पीड कम करो। उस हिसाब से हमारे पास में ये हम पढ़ चुके हैं अभी सेकंड चैप्टर। कौन सी वाली चीज कह रहा हूं मैं आप लोगों को, तो देखिए ना यहाँ पर मैंने आपको बोला हर्ट्ज, वॉइस तो बढ़िया, सर वॉइस प्रॉब्लम केवल आपकी है और किसी का नहीं। चलो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा वॉइस बहुत अच्छी है, मैंने फोन से भी चेक कर ली है ना, तुम्हारी कम है वॉइस, फोन का बड़ा वॉल्यूम। मोल यह किसी निकाय के उस पदार्थ की मात्रा है जिसमें उतने ही मूल कण होते हैं जितने की कार्बन 12 में हमारे पास परमाणु की संख्या होती है। तो बहुत सिंपल है कि अगर हम लोग कार्बन 12 एलिमेंट के तत्व ले और इसका कितना लेते हैं 12 ग्राम, अगर हम लेते भाई एक कार्बन में हमारे पास में क्या होता है, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं हमारे पास में, 6 न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास में, और इसमें 6 ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी इसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो केवल हमें किनको जोड़ना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो 6 + 6 जब हम करते हैं तो 12 हमारे पास में द्रव्यमान आता है, न्यूक्लियनों की संख्या जो हमारे पास 12 आ जाती है। तो अब हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स इसका जो द्रव्यमान है कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है कायदे से वो कितना हो जाएगा 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन अब हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स इसको कि भैया अगर हमें 1 मोल कार्बन 12 का द्रव्यमान देखना है तो कितने के बराबर होता है, 12 ग्राम के बराबर होता है। ये चलो क्या हमें आगे समझना है, आप यूं समझेंगे 12 ग्राम कार्बन 12 में Na परमाणु है, Na कार्बन के परमाणु। और जो Na संख्या है वो किसके बराबर है, वो है 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 12 ग्राम कार्बन में Na कार्बन के परमाणु होते हैं। Na को सोडियम मत पढ़ना, ये अवोगाद्रो नंबर है, अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या कितना मान होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। तब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ये वो है पूर्व लग्न, ऐसा मान लो आप। मात्रकों के पूर्व लग्न तो क्या है, देखो हमारे पास हम बेसिक से शुरू करेंगे। जैसे हमने देखा 10 की पावर जो -2 होता है ना, इसका मतलब होता है सेंटी। तो सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, सेंटीग्राम कुछ भी हो सकता है। सेंटी का मतलब 10 की घात -2 बात खत्म। सेंटी राहुल 10 की घात -2 राहुल, बस क्या मतलब सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 बस। मिली का मतलब अगर आप देखोगे तो मिली आपके पास में 10 की घात -30 मिली। फिर आप देखोगे आपके पास में माइक्रो, माइक्रो भी फेमस है, माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, ये 10 की घात -6 है आपके पास में। फिर और क्या देखो नैनो है, तो नैनो स्मॉल n होता है 10 की पावर -9 होता है हमारे पास। और उसके अलावा क्या है स्टूडेंट्स, पिको है, पिको स्मॉल p होता है और 10 की पावर -12 होता है, 10 की पावर -12 होता है। और फिर फेम्टो है, तो फेम्टो f से हम लोग लिखते हैं 10 की पावर -15 है हमारे पास। ऐसे चलता है, देखो एटो है, जेप्टो है, योक्टो है, लेकिन ये हमारे इतने काम के नहीं। फिर और देखोगे यहाँ पर हमारे पास बड़े वाले, तो 10 की पावर -1 जो है वो डेका, डेका। फिर आपके पास में डेसी, सॉरी ये क्या है आपके पास में डेका नहीं डेसी, 10 की पावर 1 जो है ये डेका है, इसको हम लोग लिखते हैं किससे स्टूडेंट्स, तो DA से लिखते हैं डेका, राइट। फिर आपके पास में 10 की घात 2, तो ये आपके पास में स्टूडेंट्स हेक्टो, काम नहीं आता, बहुत कम काम आता है। क्या इसका सिंबल H है, हेक्टो, बहुत ही कम काम आता है। फिर आपके पास में 10 की घात 3 किलो, दुनिया में सबका फेवरेट, बोले किलोग्राम मतलब 10 की घात 3 ग्राम, 10 की पावर 3 जो है वो है किलो, तो ये बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे आपको कोई बोलते 1 किलो स्कूटी ले आओ, 1 किलो बाइक ले आओ, तो 1 किलो मतलब 1000 बाइक ले आओ, बस इसका मतलब कुछ नहीं। किलो मतलब जरूरी नहीं कि तोलना ही है उसको, नहीं, वो द्रव्यमान है तो तोलेंगे, किलोग्राम है तो तोलेंगे, किलोमीटर है तो नापेंगे, ऐसा। फिर आगे और भी है, मेगा है 10 की घात 6, गीगा है 10 की घात 9, टेरा है 10 की घात 12, पेटा है 10 की घात 15, 10 की घात 18, एक्सा, जेटा है आपके पास 10 की घात 21, और ऐसे करके योटा है आपके पास 10 की घात 24। ऐसा आगे देखो द्रव्यमान और भार में अंतर। देखो बच्चों वाली बात है यार, ये मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊं स्टूडेंट्स, समझ। द्रव्यमान क्या है, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं आपको। मिक्स एग्जांपल ले रहा हूं मैं दोनों चीजों का। मैं कोई व्यक्ति है धरती पर खड़ा है और धरती पर उसने वजन नापने की मशीन रखी है, उसके ऊपर खड़ा है। तो अब इन सब चीजों के ऊपर इस व्यक्ति के ऊपर धरती के केंद्र की तरफ कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग कहते हैं, जो हमको न्यूटन ने समझा, तो बल लग रहा है, ठीक है बढ़िया। तो मशीन जो नाप के दे रही है, सुनना, ये जो मशीन यहाँ पर नाप के दे रही है, ये क्या नाप करके दे रही है कि धरती इस इंसान पर नीचे की तरफ कितना बल लगा रही है, कितना फोर्स लगा रही है। तो जिसको हम लोग बल समझते हैं, ये जो भार जिसको हम लोग कहते हैं, असल में ये क्या होता है, फोर्स होता है, समझ रहे हो। तो ये क्या फोर्स लग रहा है एक केंद्र की तरफ। अब समझना क्या भैया, देखो समझाना ये है कि अब जो हमने कैलकुलेट किया, जो इस मशीन ने नाप के दिया, तो वो तो असल में फोर्स है। फोर्स या बल कितना नाप के दिया इस मशीन ने, तो मान लो इस मशीन ने आपको नाप करके दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी ही बात करूं अगर मैं, तो मेरे को नाप करके दिया 650 न्यूटन। लेकिन मेरी मम्मी को समझ नहीं आएगा कि न्यूटन क्या है, तो उनके थोड़ा आसान करना पड़ेगा, मम्मी पापा को समझ पड़ेगा, हमारे बड़े लोगों को समझ नहीं आएगा, तो उनके आसान करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि नहीं ऐसा मत करो। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है आपको अगर ध्यान हो तो, F बराबर mg होता है, mg होता है। तो इससे हम लोगों ने कहा m बराबर जो है वो fg है। f कितना आपके पास में फोर्स मैंने माना था 650 न्यूटन मेरा बल है। g क्या है आपके पास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू लगभग हमारे पास 9.8 या फिर 10 ले लेते हैं,
यहाँ लगभग 10 ले सकते हो, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हमारे पास 65 बचेगा। तो ऊपर बचा हमारे पास 65। न्यूटन क्या होता है हमारे पास में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है हमारे पास में। अपॉन में क्या बचा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज और ये चीज कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास फाइनली क्या आया, 65 ग्राम आया। यही क्या है हमारे पास, 65 किलोग्राम ही असल में द्रव्यमान है। क्या है, 65 किलोग्राम जो है ये हमारे पास में द्रव्यमान। समझ गए। तो असल में सुनना, जो धरती पे हम नाप रहे हैं वो क्या है, बल है। वो नहीं सर उस पे किलोग्राम में लिखा था, हम वजन मापने की मशीन पर पढ़े थे तो बेटा उसने भाग देके दिखाया आपको। मशीन को ऐसा बनाया गया है कि वो अपने आप 9.8 का 9.9 का भाग दे देगी पहले उसमें वैल्यू में, और फिर आपको दिखाएगी वो किलोग्राम। समझ गए क्या फर्क है। तो देखो वस्तु में मौजूद जो पदार्थ है ना वो क्या है, द्रव्यमान। अब अंतरिक्ष में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, जो द्रव्यमान है, जो पदार्थ है वो तो है ना, द्रव्य जो पदार्थ है वो तो रहेगा। अब मान लो हवा में उड़ रहे हो अंतरिक्ष में आप, तो वहां पर अगर वजन नापने की मशीन को पकड़ोगे दूर चली जाएगी, तो वहां पर आप भार नहीं नाप सकते, आप पर बल कितना लग रहा है वो नहीं नाप सकते आप। लेकिन जो द्रव्यमान है, जो पदार्थ आपने है वो तो रहेगा ना। वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान है असल में भार। फिर उसके बाद में क्या है, वस्तु का द्रव्यमान हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। द्रव्यमान उतना ही रहेगा, कहीं ले जाओ उसको ऐसा। वस्तु का द्रव्यमान है वो हमारे पास में चेंज नहीं होता है, भार स्थान के अनुसार बदलता है। आप ध्रुवों पर देखोगे, पोल्स पर देखोगे तो अलग भार लगता है, विषुवत रेखा के आसपास देखोगे तो अलग बल जो है आकर्षण बल लगता है। फिर उसके बाद में द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी जीरो, नेवर एवर बी जीरो। द्रव्यमान जो है स्टूडेंट्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ आप देखोगे भार जीरो हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अंतरिक्ष में चले जाओ तो वहां पर आपका भार तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि आपके ऊपर कोई और बल लगेगा नहीं। तो जो भार होगा बाय डिफॉल्ट वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फटाफट से। प्रयोगशाला में अगर हमें किसी चीज का बहुत सही द्रव्यमान नापना होता है तो हम लोग इसको काम में लेते हैं, इसको वेस्टलेशिक तुला हम लोग कहते हैं, वेस्टलेशिक तुला या फिर लैब बैलेंस इसको हम लोग कह सकते हैं। कांच में बंद होता है ये पूरा, ताकि धूल वगैरह के कण भी ना जाए, और इतनी एक्यूरेसी होती है इसकी, पॉइंट के बाद में 5-4 फिगर्स तक। और ऐसा भी पुराने जमाने का फोटो हमारे पास, नए जमाने का चिंता नहीं कर, जो है अपने पास पुराना मेरे पास लैब बैलेंस, मेरे पास ऐसा नहीं होता, मेरे पास ऐसा लैब बैलेंस ऐसा नहीं है, मेरे पास थोड़ा ऐसे छोटा सा बॉक्स में इतना अच्छा नहीं ऐसा। सुनार वगैरह के लोगों के काम का होता है बहुत ज्यादा। फिर इसके बाद में क्या स्टूडेंट, डेंसिटी है, घनत्व। घनत्व में तो क्या ही समझाना, घनत्व का सूत्र क्या है, डेंसिटी डी। ये जो घनत्व है वो क्या है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान m अपॉन आयतन v होता है। इसको क्या लिखोगे, घनत्व d जो है आपके पास में बराबर है द्रव्यमान है, आपके पास में इसका मात्रक स्टूडेंट्स किलोग्राम और नीचे है मीटर क्यूब आयतन का। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपके पास में क्या रहेगा, इसका मात्रक रहने वाला है क्या, एकांक जगह पर, एक स्थान पर, मतलब आप ये समझ लो 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह छोटी सी, उसमें किसी पदार्थ में कितने कण है, जिसमें ज्यादा कण है वो ज्यादा घनत्व है, उसका ज्यादा घनत्व होगा। जिसमें कम कण है उसका घनत्व कम होगा। जैसे लोहे का घनत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा लोहे के कण बैठे हुए हैं। और वहीं पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो लोहा के अलावा रुई है, कपड़े हैं हमारे, ये कपड़े हैं तो रुई है, तो रुई में उतनी सी जगह में बहुत थोड़ी चीजें बैठी, तो उसका घनत्व जो है बहुत ही कम है। पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान है। तो प्रति एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान मौजूद है वही क्या कहलाता है, उसका घनत्व कहलाता है। बहुत सिंपल बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको देख लो, आपके हमारे पास में तीन स्केल्स है। कौन से पहला, सबसे पहला 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों बनाया इसको ऐसे, तो ये है आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये वाला है आपके पास में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, बताऊं मैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ऐसा बनाया गया इसको। तो इसके कितने भाग हैं आपके पास में, 100 भाग हैं, इसके 100 हिस्से, 0 से 100 है ना। क्योंकि दूसरा कौन सा था, एक और वैज्ञानिक ने बनाया था जिसको हम लोग फ़ारेनहाइट बोलते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है आपके पास में, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है और कहां तक जाता है, ले जाता है आपके पास में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझे क्या, ऐसा। तीसरा क्या है आपके पास में, तीसरा परमताप केल्विन। ये शुरू होता है 0 केल्विन से, कहां तक जाता है ये हमको नहीं पता। ऐसा कभी फिक्स नहीं कि 5000 केल्विन जाएगा, 10000 केल्विन जाएगा, कैसा कुछ नहीं, ये बस जाता है, ये बस जाता ही जाता है। तो 0 केल्विन यहां पर हम लोगों ने लिखा, आगे कितना टेंपरेचर होगा ये हमको नहीं पता, कितने तक हो सकता है। 0 केल्विन से छोटा नहीं हो सकता, ये हमको पता है, नेगेटिव नहीं होगा। तो कभी भी अब अगर किसी चीज को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो उसमें 273 जोड़ते हैं, क्योंकि इसका जो 0 है वो इसके 0 के बराबर नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि इसका जो 273.1516 जो है हमारे पास में वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ऐसा तो आगे तो फिर चलता जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो इतने के बराबर होता है। तो अगर किसी भी सेल्सियस वाले नंबर को हमें केल्विन में बदलना हो तो उसमें 273.15 हम लोग ऐड कर देते हैं। इन दोनों का कनेक्शन क्या होता है, तो इन दोनों के लिए सूत्र है, डिग्री सेल्सियस जो है ना वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस ये इनटू है आपके पास में स्टूडेंट्स क्या 9/5। ये आपके पास डिग्री सेल्सियस बराबर है 9/5 है, और यहां पर आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में 32। ये हमारे पास में संबंध है। कैसे है, देखो संबंध वाला बहुत सिंपल है। क्या आप देखोगे ना, डिग्री सेल्सियस के 100 भाग जो है ना वो डिग्री फ़ारेनहाइट के 180 भागों के बराबर है। 212 में से अगर 32 को माइनस करोगे तो 180 बचेगा, करके देखो पहले। 210 में से 30 को माइनस करो तो 180 बचेगा। तो क्या है असल में हमारे पास में यहाँ पर बहुत छोटा सा एक लॉजिक है, देखो अच्छा लगेगा जानकर के आपको। डिग्री सेल्सियस के 100 भाग बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट के 180 भाग। तो हमने कहा डिग्री सेल्सियस का एक भाग वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा 180/100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हो जाएगा, इसको करोगे सॉल्व तो 2 9 18 2 5 10, तो ये हो गया आपके पास में 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्योंकि जो फ़ारेनहाइट शुरू ही 32 से होता है तो इतना तो ठीक है, फिर प्लस में 32 हमारे पास में हमको और लगाना पड़ता है, प्लस में हमको 32 लगाना पड़ता है, क्योंकि शुरू ही डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 32 से होता है। समझ गए सारे स्टूडेंट्स इस बात को। देखो स्टूडेंट्स ये वाला बोलते हैं, उनको डिग्री सेल्सियस और केल्विन का परिवर्तन तो याद रहता है, लेकिन ये वाला सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला बोलते हैं। जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। समझ गया ना क्या हमारे पास में ये वाला। बेटा तुम लोगों के फोन खराब है, तुम लोगों के फोन खराब है, उनका आवाज तेज करो। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। तो मापन में अनिश्चितता, बहुत सिंपल टॉपिक है। अनिश्चितता क्या मतलब हमारे पास में, ये टॉपिक है दरअसल
इसमें पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये वाला हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का वैज्ञानिक संकेत, ये वाला टॉपिक हमारे पास में ये क्या है, वैज्ञानिक संकेत। मेरे को एक बार सबने वापस बताएंगे एक बार चैट सेक्शन में कि कितना कितना स्पीड से चल रहा है, ठीक लग रहा है क्या, कुछ एक छोड़ और तेज चलो, कुछ कह रहे हैं कि सर आप चले दो ऐसे। तो आप देखो यहाँ पर क्या हमारे पास में भाई, तो दुनिया में बहुत बड़ी संख्या है ना, तो उनको लिखने के लिए हमने ये तरीका अपनाया है। क्या जैसे मान लो आप लोगों को लिखना है 650000000000, अब इसको अगर 5 बार लिखना पड़ेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, तो इसको लिखा 6.5 गुणा 10 की घात 11, शॉर्ट में लिख दिया 10 की घातों में लिख दिया। तो क्या है, इस संकेत में बड़ी संख्याओं को n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखा जाता है। यहाँ n जो है चर घातांक है और इसका मान प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। जैसे अगर मान लो, अगर हमारे पास में एक एग्जांपल ये है, अगर मान लो हमारे पास में एक और एग्जांपल ये बताओ 0.000000000092 हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 2, इसको लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास टोटल 11 संख्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.2 टाइम्स 10 की पावर माइनस का 11। भाई इसको नीचे भेजा, फिर आप 10 की घात 11 है नीचे, तो 10 पॉइंट्स लगाओगे इसके बाद में, तो वापस ये संख्या आ जाएगी। तो ऐसी संख्याओं को ये जो n है ना, ये जो पावर है, बस हम कह रहे हैं कि ये जो पावर है ये स्मॉल n है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहे हैं यहाँ n चर घातांक है जिसका मान पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। n का मान 1 से लेकर के जो हमारे पास में है 9.99 के बीच में हो सकता है, कैपिटल n का मान। तो ये जो वैल्यू है ये कैपिटल n है, ये क्या है, ये जो वैल्यू है आपके पास में ये कैपिटल n है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 पॉइंट से 9.99 होगी। मतलब समझना, यहाँ पर जैसे 6.5 लिखा मैंने 65 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, वैज्ञानिकों ने फिक्स किया है कि इसमें आप पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड एक ही डिजिट रखो, बस खत्म। फिर हम कह रहे हैं कैपिटल n डिजिट टर्म होती है, जो कैपिटल n है 6.5 यहाँ लिखा है आपने, 9.2 यहाँ लिखा है, ये क्या कहलाती है, डिजिट टर्म, इसको हम लोग कहते हैं। अब देखो गुणा भाग और घटाना क्या है हमारे पास में, बहुत सिंपल है। तो पहला हमारे पास में योग करना और घटाना, तो कैसे घटाओगे योग करोगे, पॉइंट वाली संख्याओं का इस तरह से, मान लो 2.31 इंटू 10 की पावर हमारे पास में कितना लिखा हुआ है 11 है, प्लस में हमारे पास में यहाँ पहले योग है ना, ठीक है। तो योग करना पहले गुणा भाग था, पहले गुणा भाग था, तो पहले गुणा भाग देख लो फिर जोड़ना घटाना देख लो। तो मान लो कि गुणा भाग में कैसे करोगे, एक एग्जांपल आपने लिया 2.2 टाइम्स 10 की पावर 12 और इनटू करना है इसको आपको लेट्स से 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 से। तो कैसे गुणा करोगे, थोड़ा सिंपल संख्याओं से गुणा करोगे, 2.2 गुणा 4.2 गुणा 10 की घात 12 और 10 की घात माइनस 3 साथ में। अगर तो इसको सॉल्व करोगे 22 से गुणा करोगे, 22 में 44 के साथ 4 के ऊपर 22 तो कितना हो जाएगा आपके पास में 88 88 और 4 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो 92 2 के बाद पॉइंट 1 इस पे तो 9.24 हो जाएगा आपके पास इंटू 10 की पावर आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, क्या आएगा 9.24 टाइम्स 10 की पावर 12 में 3 का तो 9 बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास, समझ गए। तो बस ये आधार समान को घातें आपको जोड़नी है, ऐसे भाग में भी करना होता है आपको। जैसे मान लो अगर आपको कोई और भाग देना है, जैसे लेट्स से 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 डिवाइडेड बाय नीचे लिखा है आप लोगों ने क्या, लेट्स से 1.1 इंटू 10 की पावर प्लस का लेट्स से 23 लिखा है। तो क्या आएगा आंसर 1.1 ऊपर 4.4, भले से तो एक एक पॉइंट का ऊपर 44 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 44 हो जाएगा, 1.1 को 4 से करके आ जाएगा कोई चीज, ऊपर क्या बचा 10 की पावर माइनस 24 ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास में 4 गुणा 10 की घात माइनस का 24 और 23 कितना हो जाएगा 27 और 20 37 और 47। तो ये आ गया हमारे, समझ गए। ऐसे हमेशा ध्यान रखना जो भी आंसर है उसमें पॉइंट की इस तरफ एक ही संख्या होनी चाहिए, पॉइंट की इस तरफ एक ही संख्या होनी चाहिए। ये तो क्या गुणा भाग, और जोड़ने घटाने में बस क्या होता है, हमें घातों को समान बनाना होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा कि 1.31 इंटू 10 की पावर हमारे पास में लिखा हुआ है कितना स्टूडेंट्स हमारे पास में लेट्स से 11 ही, चलो मान लो सेम लिखा हुआ है। तो क्या करोगे, तो इन संख्याओं को तो ले आओ पास में 31 प्लस 1.31 है ना, इसको तो पास में ले आओ, 10 की पावर 11 को कॉमन ले लो, तो बस हो गया। इसको सॉल्व कर दो, तो एक और 1 2 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक और 2 3 हो जाएगा, गुणा 10 की घात हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 का 11 आ जाएगा, समझ गए। ये तो क्या हमारे पास में जोड़ना घटाने का भी एक देख लो, मान लो 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 और ये माइनस करना है इसमें से क्या, लेट्स से 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस का आप लिखो 3 लिखो और इसको आप यूं कर लो 0.2 कर दो इसको। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये जो 10 की घात है इसको सेम बनाना पड़ेगा, तभी कॉमन आएगा, तो कॉमन है। तो इसको कैसे लिखोगे, जैसे मान लो ये तो 4.0 है इंटू 10 की पावर माइनस का 2, इस वाले को आप लिख लो 2.0 ऐसे करो। तो एक और पॉइंट वहां पर एडजस्ट होगा हमारे पास, तो 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, लेकिन 10 की पावर माइनस 4 नहीं करना, उसको हमें 10 की पावर कितना करना है माइनस 2 बनाना है उसको। तो 10 की पावर माइनस 2 कैसे बनाओगे, यहाँ क्यों करो, इसको ऐसे चलने दो, 10 की पावर माइनस 3 ही चलने दो, इसको बनाओ 10 की पावर माइनस 3। तो इसको कैसे बनाओगे, इसको आप बनाओगे स्टूडेंट्स, इसको 40 कर दो 4040.0, तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, समझ गए। ये घात बस आपको सेम लगेगी, 10 की घात माइनस 3 10 की घात माइनस 3, समझ गए। कैसे बनाया भाई 1 0 हटा दो, 10 की घात माइनस कर दो, नीचे में तो 10 आ जाएगा, 10 से भाग दो इसमें 4 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 बचेगा 4 बचेगा, खोलो तो बस आप माइनस कर दो, 40 में 0.2 को माइनस करो, 10 की घात माइनस 3 कॉमन ले, क्या हो जाएगा 40 माइनस 0.2 है और 10 की घात माइनस का 3 कॉमन आ गया, तो कितना हो जाएगा 39.8 आ जाएगा, बस गुणा 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा, समझे। बस ये करना है आपको। प्लस माइनस में तो क्या होता है कि आपको कॉमन लेनी है संख्या 10 की घात वाली, और गुणा भाग में क्या करना है आप लोगों को, गुणा भाग में स्टूडेंट्स वेरी सिंपली भाग देना, गुणा करना क्या है सार्थक अंक। देखो बड़ा सिंपल है, सार्थक अंक क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इंग्लिश बोलते हैं। तो हर एक जो भी हम वैल्यू नापते हैं दुनिया में मापते हैं, जो भी मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता दो कारणों से होती है। तो हमारे पास में पहला कारण होता है मापक यंत्र की सीमितता। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि मान लो हमारे पास में एक सिलेंडर है, इसकी लंबाई मापने को बोली गई, तो इसकी लंबाई तो अलग अलग लोगों ने नापी। मान लो एक व्यक्ति ए ने इसकी लंबाई नापी और वो कितनी थी हमारे पास लंबाई, लेट्स से उसने नापा 10.1 सेंटीमीटर स्केल से नापा। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसकी लंबाई नापी, लेकिन अब उसने क्या काम लिया स्टूडेंट्स, स्केल काम नहीं लिया उसने वर्नियर कैलिपर्स काम लिया। ये तो किससे नापा गया, साधारण सेंटीमीटर वाली स्केल से नापा, उससे आप 0.1 से ज्यादा नाप नहीं सकते। तो इसी तरह से बी व्यक्ति को हमारे पास में बी व्यक्ति ने क्या किया स्टूडेंट्स, देखो इसको वर्नियर कैलिपर से नापा और उन्होंने वैल्यू निकाल के दी 10.14 है इसका सेंटीमीटर में। तो किससे नापा उन्होंने, वर्नियर कैलिपर्स। और दूसरा क्या है, मापने वाला व्यक्ति भी तो गलती कर सकता है ना, सेम सिलेंडर है मान लो, अलग अलग लोगों ने नापी है, अलग अलग लोगों ने नापी है मान लो। यहाँ पर चलो ए भी हटा हुआ, यहाँ पर तो क्या है यंत्र की बात हो रही है, तो स्केल से एक हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स, यहाँ पर लोगों ने नापी है, तो लोगों को नाम ही दे दो। एक मान लो राहुल ने नापी है, एक मान लो गुड्डू ने नापी है, और एक मान लो किसी भी एक दूसरे व्यक्ति ने नापी है, रवि ने मापा है। तो राहुल ने मेजर किया उसी स्केल को, तो राहुल ने तो कहा यार 9.9 लग रहा है मेरे को सेंटीमीटर में, और गुड्डू ने देखा बोले नहीं मेरे को 10 लग रहा है, रवि तो था बोले यार हटाओ मेरा तो मन नहीं कर रहा, वैसे 9.8 है तुम सारी गलत। तो मापने वाले यंत्र में भी गड़बड़ हो सकती है और मापने वाला व्यक्ति भी गड़बड़ कर सकता है, सही बात है। तो कुछ ना कुछ अनिश्चितता होती है। ये वर्नियर कैलिपर से शक्ल दिखा रहा हूं, सारी चलो अभी काम में लेना नहीं सिखा रहा हूं, ये तो आएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो किसी संख्या में मौजूद सभी निश्चित अंक और एक अनिश्चित अंक मिलकर के क्या बनाते हैं, सार्थक अंक बनाते हैं। मतलब सब में कुछ ना कुछ क्या है, अनिश्चितता है।
सभी जो हमने वैल्यूज नापते हैं उनमें कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है। सार्थक अंक हमें यह बताते हैं कि किस संख्या में अंतिम अनिश्चित संख्या को छोड़कर अन्य सभी अंक निश्चित है। जैसे मान लो हमने जो वैल्यूज नापी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने नापा था 10.11 सेंटीमीटर, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि ये तीन संख्याएं तो निश्चित है। कैसी हैं? निश्चित। भाई ये तो फिक्स है, अगर वेरिएशन आएगा तो वो इसमें आएगा, हो सकता है कि 1 1 ना हो, हो सकता है 1 4 3 हो, इसके आगे। तो लास्ट वाली एक संख्या होती है ना हमेशा, ये कैसी होती है? अनिश्चित होती है। फिक्स श्योर नहीं है, दूध वाला दूध देखेगा तो ठीक है, मान लो उसने ना हमको 1 लीटर नापा है, लेकिन हमारे मशीन में आ रहा है ऐसा कि 900 ग्राम और 995 ग्राम 96 ग्राम ऐसा कुछ आ रहा है। तो जो लास्ट वाला 6 है वो निश्चित नहीं, वो हो सकता है कि 996.432789 ग्राम हो। तो वो लास्ट संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, वो फिक्स नहीं है। और इनको मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित संख्या। और जो अनिश्चित संख्या इनको मिलाकर के हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। हम यह बताते हैं कि किसी संख्या में अंतिम अनिश्चित अंक को छोड़कर सभी अंक निश्चित है, केवल लास्ट वाले को छोड़कर सभी फिक्स है, ये तो है कंफर्म है। जिससे हमें किसी भी मापन की यथार्थता का पता चलता है। तो किसी भी जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी का पता हमें ऐसे चलता है, उसकी यथार्थता का पता हमें इस तरह से चलता है। किसी संख्या में सार्थक अंक कैसे बताते हैं स्टूडेंट्स? देखो बहुत सिंपल है, हमारे पास में सभी गैर शून्य अंक जो है ना, ये आ सकता है एग्जाम में आपके, तो मैं फटाफट से लिख रहा हूं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब क्या हमारे पास में जैसे मान लो 21.32 लिखा है, तो इसमें कितने सार्थक अंक? अगर आपसे पूछे तो 4 सार्थक अंक गिन लो। सभी गैर शून्य मतलब जो शून्य नहीं है, बस इतनी सी बात। जैसे मान लो आपके पास में 3.98, कितने इसमें सार्थक अंक है? 3 है। और क्या पॉसिबल है आपके पास में? तो 484479 पॉइंट लगा, केवल डॉट, ऐसा भी संख्या होती है, आगे जीरो नहीं है लेकिन केवल डॉट लिखा है, तो इसको भी पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने सार्थक अंक है? 6। अगर देखो दो गैर शून्य के बीच में आने वाला जो शून्य है ना वो भी सार्थक होता है। देखो शून्य से हमें थोड़ा सतर्क रहना होता है कि शून्य सार्थक है नहीं, चेक करना होता है। तो हमने लिखा कि अगर 202 लिखा है तो इसमें 3 सार्थक अंक है, क्योंकि गैर शून्य के साथ बीच में मतलब दो भी शून्य नहीं है, दो भी शून्य नहीं, उसके बीच में अगर जीरो आ रहा है तो उसको हम लोग सार्थक बोलेंगे। अगर मान लो ऐसे लिखा होता 022 लिखा होता तो इसमें दो ही सार्थक अंक थे, जीरो को काउंट हम लोग नहीं करते। समझ गए इस बात को? गैर शून्य के बीच में अगर आ रहा है तो सार्थक है, अदरवाइज नहीं। गैर शून्य अंकों के बीच में अगर आ रहे हैं तो सार्थक है, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा है ना कि 239090, तो इसमें ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं, क्योंकि गैर शून्य के बीच में। तो इसमें कितने हो जाएंगे सार्थक अंक हमारे पास में? 23909 में कितने हो जाएंगे? लेट्स से पहले मान लो इसमें क्या लिखा है हमारे पास में, पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे सार्थक। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। मतलब अगर मान लो 0.0305 है तो इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। पहला गैर शून्य रहा तो इसके पहले जो आते हैं जीरो वो कभी भी सार्थक नहीं होते। पहले गैर शून्य के पहले आने वाले जो भी हमारे पास है जीरो से वो सार्थक अंक नहीं होते। और देखो ये गैर शून्य है, ये भी गैर शून्य है, इसके बीच में जीरो आ रहा है तो वो सार्थक है। ऐसे हम लोग मेजर करते हैं। समझ गए कैसे? इज दिस क्लियर? समझ गए? इसमें कितने सार्थक अंक है हमारे पास में? लेट्स से तो 3 और 3 6 सार्थक अंक है इसमें। शुरू वाले सार्थक अंक नहीं है। और क्या नहीं है हमारे पास? देखो किसी अंक के दाईं और अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं अगर वे दशमलव के बाद आए, तो दशमलव के पहले अगर आ रहे हैं तो सार्थक नहीं होते, दशमलव के बाद आएंगे तो सार्थक है। जैसे मान लो आपने लिखा 9870.00, तो अब समझना ये सार्थक है, ये है, ये भी है। पॉइंट के बाद वाला जीरो सार्थक है, ये भी सार्थक है, तो सार्थक और सार्थक के बीच वाला सार्थक हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 3 4 और 2 6, इसमें सार्थक अंक होगा आपके पास। और क्या हमारे पास? अगर हम ऐसे लिखे मान लो कि ना 3.00, तो इसमें कितने सार्थक अंक है आपके पास में? 3 सार्थक अंक, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है तो उसको सार्थक हम लोग मानते हैं। मान लो ऐसा लिखा है 0.030.8.40, कितने सार्थक अंक होंगे? 3 ये है, 3 ये है, 6 सार्थक अंक इसमें। समझ गए? वैज्ञानिक संकेतन में लिखी संख्याओं में डिजिट टर्म सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है। जैसे अगर ये लिखा है 2.0 × 10⁻³ तो इसमें ये जो है यही सार्थक अंक को दिखा रही है, उसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 2 सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें। और क्या है? और आपके पास में जैसे डिजिट टर्म कोई भी अगर है मान लीजिए 1.43 × 10⁻⁻28, तो इसमें केवल यही है सार्थक अंक। सार्थक अंक आपके पास में यहाँ पर कितने हो जाएंगे? समझ गए? डन? सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो नेक्स्ट आपके पास में गिनती करने पर मिलने वाली संख्याओं में कोई निश्चित अनिश्चितता नहीं होती। आपने किसी संख्या को गिना 5 बैग है, 6 बैग है, तो कभी 5.1 5.2 नहीं हो सकते, तो इसमें अनंत सार्थक अंक हो सकते हैं। जैसे 5 लिखा तो 5 में एक सार्थक अंक है मान लो। अगर मैं इसको 5.0 लिख दूं तो इसमें 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। अगर मैं इसको 5.00 लिखूं तो इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। ऐसे ही मैं 5.00000 जितने जीरो चाहे लगा दूं 4 और 1 5 तो 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर निश्चितता नहीं होती। तो अगर कभी ऐसा लिख देना 200 में सार्थक अंक बताओ, तो आप बोलना 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, निश्चितता नहीं, कंफर्म नहीं ऐसे। और इसलिए हम कहते हैं कि इनमें कैसे कितने हैं? अनंत सार्थक अंक। कभी आपसे पूछ ले 10 में कितने सार्थक अंक क्या बोलते हैं? अनंत। अगर गिनी हुई चीज 10 अगर गिना है तो अनंत है, 10 अगर मापा है तो अनंत नहीं। समझना सर, 10 अगर मापा है तो अनंत नहीं होंगे। 23090 में 6 होंगे क्या? 23090 कहां गया भाई? पॉइंट के बाद वाला जीरो सार्थक है, पॉइंट के पहले वाला नहीं ना सर, समझ रहे हो? पॉइंट के बाद वाला जीरो सार्थक है तो 5 होंगे ना। अगर शून्य संख्या के अंत में दाईं ओर दशमलव से पहले हो तो सार्थक अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती, इसमें संदेह होता है। क्या हमारे पास में अगर शून्य संख्या के अंत में दाईं ओर दशमलव से पहले तो हमारे को निश्चित नहीं होता। अगर पॉइंट लगा के देगा तो निश्चित है, पॉइंट नहीं लगा के देगा तो निश्चित नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 4400 तो 4400 में 2 भी सार्थक अंक हो सकते हैं, 44 3 भी हो सकते हैं, 440 या फिर 4 भी हो सकते हैं, 4400। इस संदेह को खत्म करने के लिए हम संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उन्हें हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं। चलो आगे। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास में स्टूडेंट्स? राउंड ऑफ करना बहुत आसान है, राउंड ऑफ करना आता है सबको। देख लो फटाफट से क्या नियम है हमारे पास। पहला नियम है कि अगर 5 से ज्यादा है गुणक संख्या तो बीच वाली संख्या में 1 ऐड होता है। जैसे मान लो 1.386 को 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करना है, 6 को हटाना है, तो 6 5 से बड़ा है तो इसलिए 8 में 1 जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा 1.3। ऐसे अगर जिस संख्या को आप हटा रहे हो दाहिनी तरफ, जैसे मान लो ये रहा 4.344, इसमें से 4 को हटा रहे हो तो 4 5 से छोटा है ना, तो इसके पिछली संख्या को बिल्कुल छेड़ेंगे, यूं कहीं लिख देंगे 4.33 लिख देंगे, 4.33 लिख देंगे। अगर जिस संख्या को आप हटा रहे हो वो 5 है तो फिर क्या करें? 5 से बड़ी है तो इजी है, इसलिए मैं 1 जोड़ दूं, 5 से छोटी है तो इजी, कुछ नहीं करना। अगर 5 ही है तो क्या करना है? तो बस एक केस ध्यान रखना कि अगर संख्या हमारे पास में 5 से बड़ी है, 5 खुद है, तो इससे पिछला अगर हमारे पास विषम संख्या तो +1 करना है, और अगर सम संख्या तो कुछ नहीं करना है, यूं छोड़ना। समझो जैसे हमारे पास में क्या है 6.35, तो इसमें से 5 को हटाना है ऐसा मान लो, तो 5 के इधर क्या है? विषम संख्या ना 6.3 है ना, तो इसमें +1 होगा, तो इसको आप लिखोगे +1 करके 6.4 लिखोगे, 6.3 को आप +1 करके 6.4 लिखोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये विषम संख्या। लेकिन अगर मान लो 6.25 है, 5 को हटाया आपने, इससे पिछली संख्या कैसी सम संख्या है ना, तो उसको बिल्कुल छेड़ेंगे, यूं कहीं छोड़ देंगे, तो सम संख्या तो यूं कहीं उसको छोड़ देंगे, 6.2 आंसर करना। बस ये होता है राउंड ऑफ करना। बचपन में भी कर चुके हो आप लोग, मेन टॉपिक पे चलते हैं मापन में परिशुद्धता और यथार्थता। तो देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वाला भी फिजिक्स में पढ़ चुके हो आप ये वाला। जैसे मान लो निशान लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो किसी बच्चे ने निशान लगाया और उसका माप, उसका जो निशान है वो बहुत ज्यादा परिशुद्ध है, मतलब उसने एकदम सारे निशान यही लगाए, थोड़ थोड़ थोड़, मतलब बहुत पास लगाए सारे।
तो उसकी परिशुद्धता बहुत ज्यादा है। परिशुद्धता मतलब एक्यूरेसी और यथार्थता दोनों ही ज्यादा है। मैं समझाता हूं दोनों का मतलब क्या है। देखो यथार्थता, परिशुद्धता भी ज्यादा है और यथार्थता भी ज्यादा है। तो क्या मतलब है हमारे पास में? यथार्थता मतलब है कि उसने सही निशाने के कितना पास निशान लगाया, तो वो तो यथार्थ है। और परिशुद्धता क्या है कि उसके जो सारे निशाने थे वो खुद आपस में पास में है क्या? पास पास में। तो इसका मतलब कि उसके निशाने भी परिशुद्ध भी हैं। अब जैसे मान लो दूसरे में उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने क्या किया, निशाने लगाए लेकिन यहाँ लगा दिए सारे किसी और स्टूडेंट ने। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि यार देखो यथार्थता तो नहीं है, कहाँ निशाना लगाना था लेकिन कहाँ लगा रहा है, तो यथार्थता तो नहीं, यहाँ निशाना लगना चाहिए था उसको इतना दूर लग रहा है, लेकिन परिशुद्धता है भाई जो सारे निशाने लग रहे हैं ना, लग तो आसपास ही रहे हैं। तो जो भले वो गलत काम कर रहा है लेकिन गलत काम कर बहुत अच्छे से रहा है, तो परिशुद्धता तो ज्यादा है। भले निशाने गलत जगह लग रहे हैं लेकिन निशाने एक ही जगह एक ही साथ लग रहे हैं, जो उसके परिमाण आ रहे हैं अलग अलग। अगर वो मान लो रीडिंग्स दे रहा है किसी एक्सपेरिमेंट से, तो उसकी रीडिंग्स लगभग आसपास आ रही है, हालांकि मेन आंसर से बहुत दूर आ रही है लेकिन आ तो आसपास ही है, तो कैलकुलेशन तो सही कर रहा है मतलब। अब जैसे यहाँ पर आपके पास में, तो इधर तो सब कुछ गड़बड़ है, एक निशान यहाँ लग रहा है, 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 यहाँ और क्या। तो यहाँ पर आप देखोगे यथार्थता तो बिल्कुल भी नहीं, यथार्थता तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? सारे दूर दूर लग रहे निशाने। और क्या है परिशुद्धता की अगर हम बात करें तो परिशुद्धता भी इसकी बहुत ही कम है। परिशुद्धता का क्या मतलब है यहाँ पर कि उसके जो निशान लग रहे हैं वो आसपास भी नहीं, सारे खुद में दूर लग रहे हैं, ऐसे ये मतलब। ये तो हो गया था, इसको मैं हटा देता हूँ। राउंड ऑफ करना हम लोगों ने देख लिया है, ज्यादा इसके चक्कर में पड़ेंगे नहीं हम लोग। अब क्या है देखो हमारे पास में योग अंतर और गुणा भाग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, अगर आपको राउंड ऑफ करके योग और अंतर करना, गुणा भाग करना, तो एक दो चीजों का ध्यान देना होता है। इस पे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझना कि अगर हमारे पास में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, जैसे मान लो 2.3 को जोड़ना है हमें 3.98 और एक और संख्या जैसे 4.231, इन सबको जोड़ना है तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आ गया 8 और 3 कितना हो गया हमारे पास 11, 1 के ऊपर 4 और 9 हो गया आपके पास 13 और 2 हो गया आपके पास 15 का 5, 1 के ऊपर तो 3 और 3 6 और 7 6 और 4 10 हो गया हमारे पास 10.511 आ गया हमारे पास। लेकिन अब इसमें देखो न्यूनतम कोई ऐसी संख्या देखो जिसमें स्टूडेंट्स कम से कम पॉइंट के बाद में क्या है स्थान तक आपको संख्या दे रखी है। तो देखो आप पढ़ो उसको, संख्याओं के योग तथा अंतर में अंतिम परिमाण में परिणाम जो लास्ट रिजल्ट है ना आपको उसमें दशमलव के बाद केवल उतने स्थान तक ही उत्तर प्राप्त होना चाहिए जितना कि गणना के दशमलव के बाद न्यूनतम स्थान वाली संख्या हो। तो पॉइंट के बाद में उतना ही उत्तर मिलना चाहिए जितना कि हम लोग कह रहे हैं कि गणना के दशमलव के बाद न्यूनतम स्थान वाली संख्या। तो इस गणना के बाद पॉइंट के बाद में कम से कम संख्या किसमें, तो इसी में है, तो आंसर में भी इतना ही मिलना चाहिए हमको। तो इसका आंसर एक्जेक्टली क्या होना चाहिए 10.5। अब पॉइंट है कि यहाँ से क्या हुआ राउंड ऑफ हुआ है, तो इस 1 को हटाया तो 1 5 से छोटा है वैसे, तो 5 का 5 रह दिया। लेकिन अगर मान लो 9 होता तो फिर 5 लिखते इस जगह 6 लिखते, राउंड ऑफ होता। समझ में आ गया? जहां तक ये चीज है ना वहीं तक आपको आंसर लिखना है, किसमें किसमें जोड़ बाकी में प्लस माइनस में आपको ऐसा करना होता। समझ गए सारे स्टूडेंट्स? भले ही कितने बड़ा आंसर मिल रहा हो लेकिन मिनिमम जो पॉइंट के बाद में संख्या है उतनी ही पॉइंट के बाद में संख्या होनी चाहिए मेन आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी-कभी एग्जाम में दे देता है, चार संख्याओं को गुणा करके पूछ लेता है और आंसर पूछ लेता है, तो आंसर कंफ्यूजिंग होते हैं। पॉइंट के ज्यादा डिजिट तक होंगे कम तक होंगे तो बस कंफ्यूज करो, देख रहा है कि आपको टॉपिक क्या देख रहे हैं। ऐसा प्लस में भी होगा माइनस में भी ये चीज होगी, लेकिन गुणा में अलग होता है। गुणा भाग में क्या होता है, आंसर में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में है, न्यूनतम किसी संख्या में मौजूद है। जैसे समझना कि फॉर एग्जांपल गुणा भाग हम कर रहे हैं लेट्स से 8.4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है हमें मान लीजिए 3.263 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1443.2 मान लो ऐसा। तो इसको फोन नहीं कर देता हूं मैं, सीधा टाइम बचेगा। क्या है देखो 8.4 टाइम्स 3.26263 टाइम्स 144.1443.2 तो ये है 39556 0.95744। ठीक है, लेकिन ये लिखेंगे नहीं हम लोग, हमें ये देखना है अब आंसर में हमारे पास में सबसे कम किस संख्या में हमारे पास में वो दे रखे सार्थक अंक। तो बोला सबसे कम सार्थक अंक तो सर इसी में दो ही है इसमें, तो हमारे आंसर में बस दो ही सार्थक अंक होने चाहिए, ज्यादा होने नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा हमारे पास इसी को यहीं से राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में स्टूडेंट्स, तो 39 और ये बस एक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो हमको देखना। इसको हटा दें तो इसकी आगे वाली संख्या 5 है, तो 5 है तो हम ये देखेंगे बस इसी को हटा लें तो इसके पिछली संख्या हमारे पास विषम है तो +1 हमको कर देना चाहिए। तो इसको हम लोग कितना लिख देंगे राउंड ऑफ करके हम लोग इसको 40 राउंड ऑफ करके इसको हम लोग 40 लिख देंगे। समझ गए क्या? नहीं ना वो नहीं गिना जाएगा, राधा रानी वो मेरे को क्या लिख लो ना, तो वो सार्थक अंक उसको नहीं माना जाएगा। पॉइंट के बाद वाला 0 नहीं होता, अगर अकेला है तो नहीं होता। तो गुणा भाग है हमारे पास, समझ गए? 5 होगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसा एग्जांपल दिया है। ठीक है, समझ गए? एक एग्जांपल इसका और देख लो चलो। ये तो मतलब बड़ा वेग एग्जांपल देते हैं, ऐसे एग्जांपल होते नहीं, आपको एग्जांपल तो मिलेंगे ना वैसे मिलेंगे। मान लो 2.2120 टाइम्स 0.011 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 0.024 अच्छा अब देखो आप ना इसको ऐसे कर सकते हैं न्यूनतम सार्थक अंक ना, तो इस संख्या को लिखेंगे कैसे एक बार यूं देखो, चलो एक बार देखो ध्यान से देखो, इसको हमें यूं लिखना चाहिए भाई। एक तरीका हमारे को लिखने का ये भी है 39 या 3.9 into 10 की पावर देखो इसको पहले तो लिखो 3.95569574 into 10 की पावर तो 1 2 3 4 तो 10 की पावर आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ कर लोगे इस वाले को, अब इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो आपको दो ही डिजिट्स चाहिए यहाँ, तो अब राउंड ऑफ करो तो 3.95 है तो ये 5 हटा रहे अगर हम तो इसके पिछला संख्या अगर विषम है तो +1 करना है, तो 9 में +1 करोगे तो 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.0 into 10 की पावर 4 के लगभग इसको लिख सकते हो। तो इसमें सार्थक अंक तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो तो समझे 40 तो लिख सकते हैं, 40 बोल सकता हूं 39556 है तो 40 कैसे हो सकता है, इस तरह से हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। अब जैसे ये वाला है हमारे पास में इसका क्या आ रहा है आंसर 0.024332 इसमें आ रहा है हमारे पास। तो इसमें आप ये देखोगे कि ऐसी संख्या देखो जो गुणा हम कर रहे थे जिनको उसमें जिसमें कम से कम क्या हो सार्थक अंक, तो कम से कम सार्थक अंक वाली संख्या स्टूडेंट्स ये वाली भाई, ये वाला 0 के सार्थक नहीं है, ये वाला भी नहीं, केवल दो ही इसमें सार्थक अंक। तो हमारा जो आंसर है उसमें हमारे दो ही सार्थक अंक होने चाहिए, तो ये भी सार्थक अंक नहीं है, ये भी सार्थक अंक नहीं है, यहीं से काम शुरू होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.0 तो आएगा, आएगा कुछ नहीं कर सकते 2 आएगा। इसको आप क्या करोगे स्टूडेंट्स 3 को यहां से राउंड ऑफ करोगे, हटाओगे तो 3 हटेगा तो 5 से छोटा तो वैसे भी कुछ नहीं सोचना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको वैज्ञानिक संख्या में लिखोगे तो क्या लिखोगे 2.4 गुणा 10 की घात माइनस का 3, समझ गए 10 की घात माइनस का 2, 2.4 गुणा 10 की घात माइनस का ऐसा।
हाँ भाई मुझे पता है 6:30 पर आज 10th की क्लास मैंने कैंसिल किया वन शॉट क्योंकि ये खत्म नहीं होगा मुझे पता है, इसलिए मैंने वहाँ कैंसिल किया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास विमीय विश्लेषण बच्चों वाला टॉपिक है। देखो ये मात्रकों को एक में कन्वर्ट करना होता है दूसरे से, एक से दूसरे में। जैसे 3 इंच लंबा अगर धातु का टुकड़ा है तो सेंटीमीटर में बदलो। तो क्या है सॉल्यूशन हमारे पास में भाई 1 इंच जो होता है मैंने आप लोगों को बताया था लगभग 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अतः हम लोग ऐसा लिखेंगे तो 3 इंच है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंच बराबर हो जाएगा 3 × 2.54 सेंटीमीटर। तो आंसर देखो 3 × 12 हो जाएगा, एक है इधर 3 × 15 और कितना हो जाएगा 16 6 एक है इधर, तो ये हो जाएगा 3 × 6 और 1 7, तो 7.62 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 × 12 तो एक के ऊपर 3 × 15 और 1 16 और एक के ऊपर 3 × 6 7 खत्म। अगला देखो क्या है इसमें, ये विमीय विश्लेषण कहलाता है। क्या है एक जग में 2 लीटर दूध है तो 2 लीटर को मीटर में परिवर्तित कीजिए, 2 लीटर को मीटर क्यूब में परिवर्तित कीजिए। तो क्या होगा हमारे पास में 1 लीटर जो होता है ना हमेशा याद रखना 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इससे क्या होगा, तो 2 लीटर होगा वो 2000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा आयतन। लेकिन हमें सेंटीमीटर क्यूब को किसमें बदलना है, मीटर क्यूब में। तो क्योंकि 1 मीटर कितना होता है 100 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, याद है ना। तो आप देखोगे 1 मीटर क्यूब कितना होगा, तो ये 10 की पावर 2 का क्यूब कर लो और ये सेंटीमीटर का क्यूब, पूरे समीकरण का हमने क्यूब कर दिया, घन कर दिया, जैसे स्क्वायर करते हैं ना वैसे घन कर दिया। तो 1 का क्यूब नहीं होगा, मीटर का क्यूब होगा, 10 का क्यूब, ये 100 को 10 की घात 2 लिखा, 10 की घात 2 का क्यूब कर दिया, सेंटीमीटर का क्यूब कर दिया, मतलब पावर 3 कर दी सबकी। तो इससे क्या आएगा आपके पास में, क्या 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा 10 की घात 6 मुझे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 बटा 10 की घात 6 मीटर क्यूब। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये 10 की घात 6 मीटर क्यूब लिखना। तो अतः 2 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 2000 × 1/10 की पावर 6, 2000 × 1/10 की पावर 6 हो जाएगा मीटर। समझ गए। तो क्या आएगा 10 की घात 6 3, तो 10 की घात 3 बचेगा ऊपर माइनस हो जाएगा, तो 2 लीटर जो है आपके पास में वो बराबर हो जाएगा कितना 2 × 10 की पावर -3 मीटर। समझ गए। ये विमीय विश्लेषण मतलब एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना, वैसे 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में बहुत सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते और इसको मैंने क्लासरूम में बहुत डिटेल में पढ़ाया। अब देखो मान लो किसी ने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो अब अगर वो ये वाला वन शॉट देख के चला जाएगा ना तो वो समझ जाएगा कि सर आगे समझ, मतलब अब क्या क्या आपको पढ़ना है क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है वो समझ जाएगा। जो चीज़ यहाँ समझ में कम आएगी वो चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेगा। ऐसे 2 दिन में कितने सेकंड होंगे, तो 2 दिन में घंटे कितने होंगे, 2 × 24 घंटे हो गए। अब 24 घंटे में सेकंड वो कितने होते हैं मिनट, 2 × 24 × 60 ये क्या हो गया मिनट हो गया। और अब सेकंड्स कितने होंगे हर एक मिनट में, 2 × 24 × 60 × 60 सेकंड। तो बस इसको सॉल्व करके आंसर समझ गए। आगे देखो क्या है द्रव्यमान संयोजन के नियम, बहुत अच्छा है सारा सब कुछ। तो पहला तो क्या है देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान को ना तो आप खत्म कर सकते हो ना ही नया द्रव्यमान बना सकते हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, ये दिया था हम लोगों को किसने, लेवोशियर ने दिया था, जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता या जनक कहे जाते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। कोई भी रिएक्शन है उसमें द्रव्यमान खत्म नहीं होता। जैसे मान लो एक कार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्शन करी इसने इसकी आपने CO2 बना, जैसे मान लो हमारे पास कार्बन का द्रव्यमान यहाँ पर 12 ग्राम है, ऑक्सीजन आपने कितना लिया 16 में 32 ग्राम लिया, अगर ये 32 ग्राम है तो जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है तो ये भी कितना है 12 ग्राम कार्बन यहाँ है और 32 ग्राम यहाँ पर, ये आपके पास 44 ग्राम CO2 आपके पास बन रही है। यहाँ फिर इससे आपको और समझ में आएगा। जैसे मान लो आप लोगों ने क्या किया है, जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा क्या करने की जरूरत पड़े बैलेंस करने की, जैसे मान लो N2 है H2 है और इससे बनेगा आपके पास में NH3, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है 14 28 हो जाएगा आपके पास ग्राम द्रव्यमान इसका, हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम होगा द्रव्यमान, इसका कितना है देखो 14 और 3 तो 14 और 3 तो कितना होगा 17 ग्राम, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बैलेंस, क्योंकि टोटल यहाँ का द्रव्यमान और यहाँ का द्रव्यमान हमेशा बराबर आना चाहिए। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन 1 है 2 है तो इसको 2 करो, यहाँ हाइड्रोजन 2 3 6 हो गए तो यहाँ 3 करो फिर 6 करो। अब आप चेक करोगे ना तो बैलेंस आएगा सब कुछ। अब आप चेक करोगे तो बैलेंस आएगा भाई 3 को यहाँ गुणा कर दो, तो यहाँ पे गुणा किया यहाँ पे गुणा कर दो, 2 को यहाँ गुणा कर दो तो क्या आएगा देखो 28 ग्राम यहाँ आ गया, 3 × 6 ग्राम यहाँ आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 17 × 34 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो 28 और 6 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ये नियम है इनका कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप ना तो द्रव्यमान को तबाह कर सकते हो ना ही नया द्रव्यमान प्रकट कर सकते हो, केवल क्या होगा वहाँ पर उनका फॉर्मेशन चेंज होता है, एक सूत्र नए बनते हैं, ऐसा बाकी सेम ही रहता है सब कुछ। फिर इसके बाद देखो क्या हमारे पास में, लेकिन सर हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन का एक आयतन से मिलकर हमें 1 लीटर H2O प्राप्त होता है, तो सर इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे लागू हो रहा है सर, हो रहा है बेटा क्यों नहीं हो रहा। पानी बना लो H2O बनाओ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है H2O बना रहा है, तो अब इसको बैलेंस करेंगे। अब समझ आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1 है यहाँ 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा 16 32 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन द्रव्यमान 2 है और 1 ऑक्सीजन का 16 है, 2 और 16 कितना हो जाएगा, पानी का द्रव्यमान 18 होता है हमारे पास, लेकिन सुनना ध्यान सुनना ये 18 है, तो इनको जोड़ोगे तो ये चीज इक्वल नहीं आ रही, उसके इक्वल नहीं आ रहा, तो मतलब गड़बड़। तो क्या करें सॉल्व करो गड़बड़ को, हाइड्रोजन यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगाओ, ऑक्सीजन यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो अब कायदे से देखो क्या गड़बड़ होगी हमारे पास, हाइड्रोजन अभी यहाँ 2 है वहाँ 4 हो गए, तो इसको 2 को 44 करो, इसको 2 को 44 करो, चेक करो हाइड्रोजन कितने 4 हाइड्रोजन 4 है और ऐसा H2 होता है ना, सॉरी एक गलती करती मैंने, H2 होता है, क्या होता है H2 होता है, ध्यान देना इसको 2 है द्रव्यमान से, तो H2 तो है हमारे पास, ऑक्सीजन 2 हो गया हमारे पास। अब बस क्या करना है इसके आगे 2 लगाओ, हो गया ना। अब आप चेक करो तो इसका द्रव्यमान इसके भी आगे 2 लगा रहे हो, इसके आगे आपने 2 लगाया है, तो अब चेक करो इसका द्रव्यमान कितना है 2 H2 का द्रव्यमान कितना होगा 4 होगा, इसका द्रव्यमान 32 ही है 32 ही था, दोनों को जोड़ोगे कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए, 36 आएगा, तो 18 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा। तो बैलेंस करना जरूरी है, इसका मतलब ये है कि बैलेंसिंग जरूरी है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन आपने यहाँ पर 2 लिया और वहाँ जाके 1 ही हो जाएगा, एक गायब हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बैलेंसिंग जरूरी है, ऐसा इक्वेशन बैलेंस करना आता है ना 10th क्लास से सीखा हमने। अब देखो स्थिर अनुपात का नियम क्या हमारे पास में, कोई भी अगर एक यौगिक है वो किसी भी तरह मिले हमको, वो किसी केमिकल रिएक्शन में मिले, वो प्राकृतिक रूप से हमें मिले, वो किसी जानवर की बॉडी में मिले, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें जो भी यौगिक में जो भी तत्व होंगे ना वो हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में ही जुड़े हुए होंगे। देखो समझो एक बार, मैं 5 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ पानी पीने का, फिर कंटिन्यू करते हैं। राहुल सर के अनुसार 172800 में 4 5 6 और जीतू सर का आंसर है 4। देखो फिजिक्स का मेरे को नहीं पता क्या चलता है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड बुक्स में से आपको देख के बताया हूं, वहां पर ऐसा बोलते हैं कि वो निश्चित है, निश्चित नहीं, ऐसा अगर 0 बाद में हो तो जो बातें कर रहे हैं वो बातें ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें।
बताते प्रारंभ करते हैं। तो जोसेफ एल प्राउस्ट ने हमको ये एक नियम दिया था। नियम बड़ा सिंपल है। नियम कहता है, आप समझो कि हमारे पास में जैसे मान लो कोई भी चीज है जो अलग अलग तरह से बने हमको, जैसे इनके साथ में क्या था, इन्होंने तांबा, ये क्या चीज थी देखो यहाँ पर देखो, क्यूप्रिक कार्बोनेट इन्होंने लिया था CuCO3, क्यूप्रिक कार्बोनेट इन्होंने लिया था CuCO3। तो उसमें तांबे का प्रतिशत कितना था, कार्बन का कितना था और ऑक्सीजन का कितना था, इन्होंने दो तरह से उसको प्राप्त किया था। एक तो ऐसा नमूना था जो प्राकृतिक था, प्रकृति में बना बनाया था, और एक नमूना ऐसा था, नमूना सैंपल। तो नमूना एक सैंपल ऐसा था जो लेबोरेटरी में रिएक्शन करके बनाया था। तो दोनों में तुलना की कि कार्बन इसमें कितना है, इसमें कितना है, कॉपर इसमें कितना है, इसमें कितना है, ऑक्सीजन इसमें कितना है, इसमें कितना है। तो इनका देखो क्या मिला, सेम रिजल्ट मिले। 51.35% है तांबा है दोनों में, 9.74% कार्बन है दोनों में, और 38.91% दोनों में ही क्या है, ऑक्सीजन। बिल्कुल सेम रिजल्ट इनको देखने को मिले। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि कोई भी पदार्थ कहीं से मिल रहा है उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास में पानी है, नाले का पानी हो, ठीक है, नदी का पानी हो, समुद्र का पानी हो, नाला, नदी, समुद्र, बारिश, एसी से जो पानी निकलता है वो, एयर कंडीशनर वाला पानी हो, या मतलब कोई सा भी पानी हो, किसी रिएक्शन बन रहा है। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण पौधों में हो रहा है तो पानी बन रहा है, हमारे शरीर में श्वसन में पानी बनता है। तो श्वसन में बनने वाला पानी सब में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा, ये जो हिस्सा होगा ना, वो सेम होगा। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान H2, इसमें कितना होता है, 16 होता है। तो इसका अनुपात हमेशा इनके द्रव्यमान का 1:8 ही होगा। ये क्या है आपके पास में, स्थिर अनुपात का नियम है, या नियत निश्चित संघटन का नियम। अनुपात फिक्स रहेगा। आप पानी कहीं से ले लो, दुनिया में मर्जी पड़े, जहां से ले लो, मेरी मर्जी पड़े, जहां से आपको अच्छा लगे। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। आप वो तत्व कहीं से प्राप्त करो, उससे मतलब नहीं। देखो गुणन अनुपात का नियम क्या डॉल्टन ने दिया था, बड़ा सिंपल नियम है। पहले अपन इसको समझ लेते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। जैसे मान लो एक हमारे पास में H2O है और एक हमारे पास में एक तो H2O है, H2O में, और एक आपके पास में H2O और H2O2 है हमारे पास। तो ऐसे ही बनाओ जैसे मैंने यहाँ बनाया ना, ऐसे बनाओ। एक H2O है यौगिक और एक है आपके पास में H2O2। तो इसमें आप देखो कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है और इधर ऑक्सीजन का, तो देखो कितना है हमारे पास में हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमारे पास में, इसमें पानी में 2 है, ऑक्सीजन का कितना है 16, इसमें हाइड्रोजन का कितना है 2 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 32 है। तो अगर सुनो किसी एक पदार्थ का द्रव्यमान अगर फिक्स कर दो, मतलब किसी सेम पदार्थों के अलग अलग यौगिक है, पहले तो उनको उठाओ, सेम पदार्थ का अलग यौगिक है, सूत्र अलग होना चाहिए, लेकिन पदार्थ सेम होना चाहिए, केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई सा भी होता है। तो इनमें आप लोग देखोगे कि अगर इनका हम लोग किसी एक के तत्व का द्रव्यमान फिक्स कर दें, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पर कॉमन फिक्स कर दिया उसको, तो जो दूसरा तत्व है उसका द्रव्यमान का अनुपात भी सरल संख्याओं के अनुपात में होगा, एक सरल अनुपात होगा। ये 32 है ना, तो सरल अनुपात हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। मतलब जब ये दूसरे तत्व के अनुपात देखोगे तो 16 का 16 मतलब सरल संख्याओं में आपको अनुपात मिलेगा। देखो पढ़ो उसको, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, दो तत्व जुड़ करके एक से ज्यादा यौगिक बना रहे हैं, तो एक तत्व के साथ में दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, तो एक तत्व के साथ में दूसरे तत्व के जुड़ने वाले जो द्रव्यमान है, इस तत्व के साथ दूसरे तत्व के जुड़ने वाले द्रव्यमान है वो छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, 1:2, 2:3। इस एग्जांपल से बहुत समझ में आएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के काफी सारे यौगिक हैं, N2O होता है, NO होता है, N2O3 होता है, N2O4 होता है, N2O5 होता है। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान इसमें 28 है, इसमें 14 था, लेकिन हमें क्योंकि फिक्स करना होता है सबका सेम चाहिए। इसमें N2 28 है, इसमें N2 28 है, इसमें N2 28 है, इसमें इकलौते में 14 था, तो हमने इस पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करके सबके द्रव्यमान को डबल कर दिया। इसमें ऑक्सीजन है 16, इसमें ऑक्सीजन था तो हमारे पास में कितना अकेला था 8, 16 था तो उसको 32 कर दिया, 2 से गुणा करके 32 कर दिया। O3 था हमारे पास में तो 16 थी 48 होता है, 4 था तो 64 होता है, 16 80 होता है। अब इनका द्रव्यमान देखोगे तो 16 32 48 64 80, तो 1:2 ये सारे फिक्स हो गए 28 28 28 28। इससे जुड़ने वाले जो दूसरे तत्व हैं उनका आपस में जब द्रव्यमान देखोगे तो वो सरल अनुपात आपको देखने को मिलेगा। ये सारी वैल्यूज वो लोग ना कैलकुलेशन से करके बताते थे उस समय बड़ी बात थी। आज बड़ी बात नहीं हमारी, आज क्या भैया जल्दी पढ़ा दो क्या खत्म। उस समय इनके लिए सालों की बात होती है ऐसा हमारे पास। अभी क्या है स्टूडेंट्स, आयतनों के संयोजन का नियम, गेलुसेक का आयतनों के संयोजन का नियम, ये होता है स्टूडेंट्स गैसेस के लिए। किसके लिए होता है, गैसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। गेलुसेक का आयतन का संयोजन का नियम क्या है हमारे पास, कि हमारे पास अगर ताप और दाब फिक्स कर दो, पहले तो टेंपरेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए, पहली बात ताप और दाब स्थिर होना चाहिए, सारा सब कुछ गैस होना चाहिए, अभिकारक भी गैस होना चाहिए, उत्पाद भी गैस होना चाहिए। तो जब उनको संयोग करते हैं, तो जब समान ताप एक समान ताप और दाब पर कुछ गैसें जुड़ती हैं, कुछ गैसें जब जुड़ती हैं तो वो गैसें और उनसे बनने वाला जो उत्पाद है ये सभी आपस में सरल अनुपात में होते हैं। देखो ताप और दाब की समान अवस्थाओं में जब गैसें परस्पर जुड़ती हैं तो उनके आयतन इस प्रकार हो जाते हैं कि उनमें तथा गैसीय उत्पाद में भी सरल पूर्ण संख्याओं का अनुपात पाया जाता है। मतलब 1 1 2, तो 1:1:2, तो इनका जो अनुपात पाया जाता है वो सरल पूर्ण संख्याओं का अनुपात पाया जाता है। कब, जब गैसें सेम तापमान और सेम दाब पर जुड़े और नई गैस बने, तो इन सबका जो अनुपात में देखने को मिलेगा आयतन का, वो एक सरल अनुपात में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या देखो हमारे पास में स्टूडेंट्स, तो अवोगाद्रो संख्या, नहीं अवोगाद्रो का संख्या नहीं है, ये थोड़ा सा लिखने में रह गया यहाँ पे। अवोगाद्रो का नहीं, बहुत सिंपल है अवोगाद्रो का नहीं। तो अवोगाद्रो बहुत सिंपल चीज कह रहे हैं कि यार किसी गैस के जो अणुओं की संख्या होगी ना वो आयतन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर अणु ज्यादा होंगे तो आयतन भी ज्यादा होगा, अणु ज्यादा होंगे तो आयतन भी ज्यादा होगा, बस इतना सा नियम है। क्या है हमारे पास में, ताप और दाब की समान अवस्थाओं में समान आयतन में समस्त गैसों के अणुओं की संख्या बराबर होती है। सुनो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ठीक है, टेंपरेचर सेम लो, प्रेशर सेम लो, टेंपरेचर सेम ले लो, प्रेशर सेम ले लो, और फिर कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास में समान आयतन है, जगह अगर सेम है, तो उसमें जो भी गैस मौजूद हो हमें उससे मतलब नहीं है, उनके कणों की संख्या बराबर हो। अगर डब्बे का साइज आपने फिक्स कर दिया ना हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, तो इसमें जितने आयतन आपके पास में हाइड्रोजन के होंगे इसमें उतने ही आयतन ऑक्सीजन के होंगे। मतलब कण जो है दोनों बराबर होंगे, इसमें 5 कण O2 के हैं, इसमें 5 कण H2 के, जबकि डब्बे का साइज सेम है, टेंपरेचर सेम है, प्रेशर सेम है, लेकिन आप वैसे देखोगे ना हाइड्रोजन के अणु छोटे हैं, ऑक्सीजन के अणु बड़े हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हैं टेंपरेचर अगर सेम है, प्रेशर अगर सेम है, तो समान आयतन में अलग अलग गैसों के अगर जो अणु रहेंगे तो उनकी संख्या बराबर होगी। मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन, 1 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर नाइट्रोजन, 1 लीटर आर्गन, 1 लीटर जो भी गैस आप लेंगे, टेंपरेचर सेम रखो, प्रेशर सेम रखो, इन सबके कणों की संख्या बराबर होगी 1 लीटर, इन सबके अणुओं की संख्या बराबर होगी। तो H2 है हमारे पास 2 टाइम्स H2, जैसे एक रिएक्शन लिख देखो 2 टाइम्स H2 + O2 2 टाइम्स H2, तो 2 H2 का मतलब क्या, 1 H2 रहा, 1 आयतन H2 रहा, 5 H2 है, 5 H2 दो आयतन जुड़े हैं, मतलब दो ऐसी जगहों में मौजूद हाइड्रोजन को हमने ऐड किया और एक आयतन ऑक्सीजन का है, भाई 5 ही थे वाले। अब जब ये जुड़ेंगे तो हमारे पास में 2 आयतन पानी बन रहा है, तो हमारे पास में 2 आयतन का मतलब क्या था, कितने करते 10 करते 5 5 10, तो टोटल कितने बनेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के 10 में क्या है, H2 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 H2, समझ गए, बोलो समझ रहे, कणों की संख्या जो है आपके पास बराबर होगी। अब देखो इसके 2 आयतन में 10 H2 है और इसके 2 आयतन में 10 H2O के गैस है। आप बोलोगे कि सर ये तो डब्बा बड़ा है, नहीं जरूरत नहीं बड़ा लेने की। अगर आप H2O को गैस के रूप में ले रहे हो तो सेम साइज के डब्बे में आ जाएंगे। ये तो चित्र उन्होंने बनाया है, बुक में को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। आप ये देखो कि अगर 2 आयतन का डब्बा हाइड्रोजन का ले लो,
वैसे तो यहाँ पे एक आयतन का था ना, इसका भी 2 आयतन का ले लो आप लगभग, तो उसमें टोटल 10 H2 होंगे, तो इसका भी टोटल 2 आयतन का डबल लिया आपने तो 10 H2 होंगे टोटल। ये है नियम अवोगाद्रो का नियम। ऐसा कोई से भी गैस में मतलब क्लोरीन ऑक्सीजन हीलियम कुछ भी 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर अगर सेम डबल लिया है तो उसमें मौजूद उनके कणों की संख्या भी बराबर होती है। क्या है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक डॉल्टन का परमाणु सूत्र, इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना हुआ है। डॉल्टन ने ऐसा माना था, लेकिन बाद में ये वाली बात गलत हो गई थी, जो कि हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से कि द्रव्य को परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि तो ये बात बाद में गलत हो गई थी। फिर दूसरा पॉइंट इनका क्या था, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। जैसे मान लो कोई एक तत्व आपको दे रखा है, जैसे लोहा दे रखा है, तो लोहे में Fe तो सारे जो Fe के परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान भी बराबर होगा और उनके गुणधर्म भी एक जैसे होंगे। सही बात है, इसमें क्या गलत है? एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर एक से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ते हैं एक निश्चित अनुपात में तो यौगिक बनते हैं, CO2 H2O NaCl सारे यौगिक हैं हमारे पास। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बिल्कुल सही बात है कि आप परमाणु को खत्म नहीं कर सकते, परमाणु को नया नहीं बना सकते, बस क्या कर सकते हो, उन्हें नया फार्मूला बन जाता है, नया रूप बन जाता है, खत्म कुछ नहीं होता। ऐसा मोल संकल्पना पे आ गए हम लोग। तो जैसे एक दर्जन 12 होता है, एक स्कोर 20 होता है, एक ग्रॉस 144 और एक ग्राम 500 होता है, तो उसी तरह से अति सूक्ष्म स्तर पर कणों को गिनने के लिए हमने मोल बनाया है। बहुत छोटे कण के बहुत ज्यादा संख्या में हो, तो इतनी बड़ी संख्या बार-बार बोल नहीं सकते हम लोग, इसलिए हम लोगों ने मोल का आविष्कार किया। तो हम लोग कह रहे हैं ये कितना है हमारे पास में स्टूडेंट्स, तो ऐसा ही मात्रकों में किसी पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए 7 आधार राशियों में से एक है हमारे पास। मोल क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में, मोल जो है 7 आधार राशियां जो हमने पीछे सीखी थी उसमें से मोल एक है। पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए एक मोल कितना होता है, तो 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन परमाणु की संख्या होती है ना उसी को एक मोल बोला जाता है। 12 ग्राम कार्बन में, कार्बन 12 में परमाणु की जो संख्या होती है, 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणु की संख्या बराबर एक मोल कितना होता है, तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 इसको हम लोग बोलते हैं। ये बात सबको पता होगी, यहाँ पर भी ये लिखा है, ठीक है। आगे क्या देखो हमारे पास में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक मोल में कणों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो स्थिरांक भी हम लोग कहते हैं, Na से लिखते हैं, क्योंकि अवोगाद्रो अल्मीडो अवोगाद्रो के समान में ऐसा नाम दिया गया। मोल द्रव्यमान किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं। तो मेरे को आपको एक चीज बतानी है, देखो समझो, ये मोल संकल्पना है, अगर आपको समझ आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। समझना, जैसे मान लो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हम लोग कितना लेते हैं वैसे AMU में, तो ये होता है लगभग हमारे पास में कितना, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 6 ही लेते हैं क्या, लगभग 6 लेते हैं, चलो लगभग 6 लेते हैं, 6 पॉइंट कुछ हो सकता है लेकिन लगभग 6 लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब फिर हमने कहा कि एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात 23 गुणा 6 AMU। ऐसे लिखेंगे, बोलो ऐसे लिखेंगे, बोलो बोलो ऐसे लिखोगे। अब असल में ये 6 AMU किसके बराबर है मेरे को बताओ, ये 6 AMU जो है ये किसके बराबर है। अच्छा एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान से 6 नहीं होता 12 होता है ना, ये 12 होता है, 12 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होता है। अब बात है कि 1 AMU क्या होता है हमारे पास, तो असल में अगर हम देखें ना, एक हाइड्रोजन में केवल क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है बस, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन 0 होता है। तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है उसका द्रव्यमान कितना होता है हमारे पास में, हाइड्रोजन का द्रव्यमान हम लोग 1 AMU लिखते हैं इसको, 1 AMU हम लोग लिखते हैं इसको, ये लगभग बराबर है हमारे पास में एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो कि कितना होता है, ये होता है हमारे पास में कितना 1.6 कितना होता है, which is equals to 1.6 into 10 की पावर माइनस का 1.6 into 10 की पावर माइनस का 24 1.6 into 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम्स, ये होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम्स, 27 किलोग्राम होता है 24 ग्राम, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो असल में एक AMU जो है वो एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है, 1 AMU जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। तो यहाँ पर 12 AMU है हमारे पास में, मतलब लगभग 12 के लगभग प्रोटॉन जितने द्रव्यमान है वहाँ पे, तो हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, एक मोल कार्बन का द्रव्यमान, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा 6.022 गुणा 10 की घात 23 गुणा 12, 1 AMU कितना है हमारे पास में, तो लगभग 1.6 into 10 की पावर माइनस का 24 इसको हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना 10 की पावर 23 और 10 की पावर माइनस 24 क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस, तो देखो ये क्या आएगा 6.022 into 1.6 करोगे ना तो लगभग 10 आएगा, 10 into 10 की पावर 23 और 10 की पावर माइनस 24 क्या तो बचेगा -1, ये बचा आपके पास में मल्टीप्लाई वाले, ये क्या आ गया हमारे पास में लगभग लगभग चल रहा है इसको छोड़, तो आपके पास में क्या आ गया 12 ग्राम। ये जो आपने प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखा था ना, किसमें लिखा था, ग्राम लिखा था, 1.6 into 10 की पावर माइनस 24 किसमें था, ग्राम लिखा, तो आपके पास 12 ग्राम है। अब आप समझने की कोशिश करो, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है 12 AMU, एक मोल का द्रव्यमान कितना है कार्बन परमाणु का 12 ग्राम, क्या फर्क है, बस यहाँ पे AMU था यहाँ ग्राम है, यही मोल संकल्पना है। अगर आप इतना समझ गए ना तो काम हो गया। इसी तरह किसी का भी द्रव्यमान आप लिखो इसी तरह, अरे यार खाली पेज चाहिए था मेरे को खाली पेज चाहिए था, दिस इज चीटिंग, हम नहीं मानूंगा। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा, इसी प्रकार जैसे एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, एक परमाणु, तो 1 AMU, वह एक मोल H का द्रव्यमान कितना होगा, 1 ग्राम बस। अगर आपसे कोई पूछे एक मोल O2 का द्रव्यमान कितना होगा, तो आपको केवल इसका द्रव्यमान निकालना, O2 का आगे ग्राम लगा देना बस। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 8 8 16, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, दो ऑक्सीजन कितना होगा 16 16 32, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 32 ग्राम आ जाएगा, खत्म। कुछ ही पूछो ना H2SO4 का एक मोल का द्रव्यमान, H2SO4 का एक मोल कितना होगा, बराबर 2 हाइड्रोजन है एक सल्फर है, ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेना 98 ग्राम आएगा। तो असल में इसका मतलब क्या है कि जब आप 98 ग्राम H2SO4 तोल के ले लोगे ना, ऐसे 98 ग्राम ये रहा एक ढक्कन में, तो 98 ग्राम में H2SO4 के एक मोल अणु है, इसका मतलब है 6.022 गुणा 10 की घात 23 उसमें अणु है। ये संख्या इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है कि मैं बता नहीं सकता आपको कितनी बड़ी। एक ढक्कन H2SO4 का जो 98 ग्राम होगा उसमें इतनी बड़ी संख्या H2SO4 के अणु है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, तो क्या है स्टूडेंट्स औसत हमारे पास में, तो काफी सारे हम लोगों को प्रकृति में क्या मिलते हैं, समस्थानिक मिलते हैं, मतलब इन समस्थानिकों
इनका परमाणु संख्या तो समान होती है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या में अलग अलग होती है तो भार अलग अलग होता है। तो पीरियोडिक टेबल में स्थान तो एक ही है क्योंकि वहां पर तो परमाणु संख्या से प्रोटॉन की संख्या से जगह दी गई, तो प्रोटॉन की संख्या तो इनमें बराबर है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती। जैसे ये कार्बन 12 है तो कार्बन 12 में प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन इसमें 6 है, मान लो यहाँ प्रोटॉन लिख रहे हैं, यहाँ न्यूट्रॉन लिख रहे हैं, समझ लो, तो इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की संख्या फिक्स नहीं होती। तो उस चक्कर में क्या होता है, भार जो होता है वो वेरी कर जाता है। तो यहाँ पर औसत निकालते हैं, फिर हम बोले यार किसका लें, इसका भार लें, इसका लें, इसका लें, तो हम इनके प्रतिशतता के अनुसार इनका भार हम लोग लेते हैं। तो देखो 98.892% तो ये वाला मिलता है प्रकृति में, कार्बन 12, कार्बन 13 तो बहुत कम मिलता है, 1.108% मिलता है, और कार्बन 14 तो ना के बराबर मिलता है, कितना 0.02, सॉरी ये तो बहुत ही कम, 0.0000 बहुत छोटा है, उसके बाद माइनस, तो ये तो इसको तो इग्नोर कर सकते हो आप, इस कार्बन 14 को तो इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे केस में इन सबका औसत लेते हैं। तो औसत लेने का क्या तरीका है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है तरीका, देखो बड़ा सिंपल है। औसत बराबर यहाँ पर आपके पास में आता है, जैसे 12 द्रव्यमान वाला जो कार्बन है उसका कितना प्रतिशत मौजूद है हमारे पास में, 98.89% है ना, तो ये अपॉन में 100 प्लस ये कितना है आपके पास में अगला, ये है 13.00335 और ये द्रव्यमान है, और कितना प्रतिशत है, तो 1.108% मतलब अपॉन में 100, और प्लस में ये तीसरी संख्या भी होगी, हालांकि बहुत छोटी है तो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो कितना है आपके पास में 14.00317 और ये इनटू में आएगा आपके पास में 2 × 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 50। तो ये वाला बहुत छोटा है तो इग्नोर कर देंगे, बहुत छोटा, इग्नोर कर दो, इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करोगे तो भाई आंसर तो आपका 12 के आसपास ही आएगा, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस ऐसा तरीका है और कुछ नहीं। ऐसे क्लोरीन का भी हम लोगों ने निकाला था क्लास में सीखा, क्लोरीन 35 मिलता है, क्लोरीन 37 मिलता है। अब एक चीज है सूत्र द्रव्यमान क्या है हमारे पास, तो काफी चीजें जैसे होती है ना, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया हमारे पास में, ये और चीजें हो गई हमारे पास में, AgCl हो गया हमारे पास। तो ये दरअसल क्या बनाते हैं, क्रिस्टल जालक बनाते हैं। इनमें कैसा आबंध होता है स्टूडेंट्स, आयनिक आबंध होता है। आयनिक आबंध वाली जो चीजें हैं वो क्रिस्टल जालक बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल जालक, तो इनके अणु नहीं मिलते, क्रिस्टल जालक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है तो कैसे बनाएगा, Na+, जैसे मान लो Na+ को व्हाइट बोले से दिखा रहे हैं और Cl- को हम लोग बड़े ऐसे बोले से दिखा रहे हैं, क्योंकि माइनस वाला बड़ा होता है, प्लस वाला आयन छोटा होता है, ऋणायन बड़ा होता है, छोटा होता है, क्योंकि धनायन इलेक्ट्रॉन देके धनायन बनाया, ऋणायन लेके बनाया, तो लेके बनाया तो बड़ा होगा। Cl- Na+, तो क्या होता है, Na+ के चारों तरफ खूब सारे Cl- होंगे, इधर Cl-, इधर Cl-, इधर Cl-, इधर Cl-, फिर क्या होगा कि हर तरफ इधर फिर Na+ होगा, फिर इधर Na+ होगा, फिर इधर होगा, समझ रहे हो, इस तरह से भरे हुए रहेंगे बीच में, यहाँ रहेगा और बाकी फिर वापस से ये भरे भरे ऐसे, समझ रहे हो। तो ये NaCl इस तरह से मौजूद है। अब यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि ये वाला Na+ किससे जुड़ा है या जो बीच वाला Na+ है वो किस Cl- से जुड़ा है, बहुत सारे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अणु नहीं है, अणु मतलब क्या होता है, जैसे मान लो H2 मिल गया आपको, तो हमने H2 लिखा तो इसका अणु है, ऑक्सीजन है, दो इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये अलग है, ये फिर एक और इसका अणु अलग है, तो अणु अलग है, तो उसका अणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अणु है नहीं, यहाँ अणु है नहीं, या सूत्र द्रव्यमान, तो यहाँ पर हमें बस क्या करना है, सूत्र द्रव्यमान बोलते हैं, इसको द्रव्यमान निकलेगा वैसे भाई Na+ और ये Cl- मिलकर NaCl बना रहे हैं, ऐसा हमने मान रखा है। सूत्र द्रव्यमान कैसे निकलेगा, Na का द्रव्यमान कितना होता है हमारे पास 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 58.5। तो बोलने में बस सूत्र द्रव्यमान है, बाकी करना काम आपको वही है, बस टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होगी, क्यों, क्योंकि वो सूत्र से ले रहे हैं हम लोग, अणु से नहीं ले रहे, अणु है ही नहीं ऐसे। नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास में प्रतिशत संघटन, तो किसी भी अगर हमको पदार्थ की शुद्धता की जांच करनी होती है तो ये काम का होता है। इसमें क्या पता चलता है कि किसी भी पदार्थ में किसी एक तत्व का कितना प्रतिशत मिला हुआ है, जैसे मान लो H2 है तो इसमें हाइड्रोजन का कितना % द्रव्यमान है, तो H2 का टोटल द्रव्यमान नीचे लिखो 18 ग्राम, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 2 ग्राम, इनटू 100 कर दो, तो क्या होगा, भाग दे दो, 2 एकम 2 9 18, तो 9 से भाग दे दो 100 में, तो 11.12% तो पानी में हाइड्रोजन है, और पानी में ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान प्रतिशत है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 बटा टोटल द्रव्यमान 18 गुणा 100, जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना वैसे। तो इन टोटल को इसको करोगे तो 100 आएगा, कुल परसेंटेज तो 100 होगा ना भाई। 100 में से हाइड्रोजन कितना पानी, मतलब क्या है, अगर आपने हाइड्रोजन का द्रव्यमान 18 इसको 100 मान लिया, मान लो हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो 18 यू है ये 100 है, तो इसमें से हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में 11.1%, इसमें से ऑक्सीजन कितना है हमारे पास में 88.8%। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, तो देखो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में, मूलानुपाती सूत्र होता है बेसिक सूत्र, जैसे कोई सूत्र मतलब हमें पता नहीं, जैसे मान लो कि C4 और लेट्स से H10 है हमारे पास, किसका है ये, हमारे पास में ब्यूटेन है, लेकिन इसका सिंपल सूत्र क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, 2 से भाग जा रहा है ना पूरे में, तो C2 लिख दो H5 लिख दो, ये मूलानुपाती सूत्र, जिसमें वास्तविक अनुपात नहीं दिखा रखा, समझ रहे हो क्या, अभी मक्खी दम कर रही हो, जिसमें हमें वास्तविक अनुपात नहीं बता रखा। तो क्या देखो, यौगिक का वह सूत्र जो यौगिक के एक अणु में उपस्थित अलग अलग तत्वों के परमाणु का सरलतम अनुपात होता है, वास्तविक अनुपात नहीं होता। और आणविक सूत्र क्या होता है, जो वास्तविक अनुपात होता है, किसी यौगिक में जो अलग अलग तत्व जुड़े हुए हैं उनका जो वास्तविक अनुपात है संख्या का, वो अगर दिखा रहा है कोई सूत्र तो आणविक सूत्र है, लेकिन अगर कोई सरलतम अनुपात दिखा रहा है तो वो उसका मूलानुपाती सूत्र है, मूल सूत्र है, रूट फॉर्मूला एम्पिरिकल सूत्र उसको बोलते हैं। इन दोनों में संबंध क्या होता है स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल संबंध है। आणविक सूत्र आप निकाल सकते हो कैसे, बराबर n, कोई ना कोई एक संख्या होगी, इसको आप गुणा करेंगे मूलानुपाती सूत्र से, तो आपका काम होता है। जैसे मूलानुपाती सूत्र आपके पास C+5, इसको अगर 2 से गुणा कर दो तो वापस वही आ जाएगा, तो यहाँ पर n जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिस संख्या से पूरे में भाग जा रहा था उसी संख्या से पूरे में गुणा करना है, बस और कुछ। जैसे मान लो बेंजीन है तो उसका मूलानुपाती सूत्र CH है बस, क्यों, क्योंकि आणविक सूत्र असली सूत्र था ना, इसमें 6 का भाग लगा दिया, तो 6 ही क्या है इसका समापवर्त है, 6 को इससे गुणा करोगे तो वापस ये चीज आती है। ऐसे देखो CH2O लिखा है इसको, हालांकि था क्या CH3COOH, अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, जैसे 2 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 4 है, तो 2 कार्बन का एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 4 से तो 2 बच गया, ऑक्सीजन 2 से तो 1 बच गया, 2 से भाग लगा दिया, 2 से गुणा करोगे वापस ये चीज आ जाएगी, समझ गए। अब NaCl सेम ही है तो n बराबर 1 हो जाएगा, संख्या 1 हो जाएगी ऐसे। और क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो, अगर हमारे पास सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत होता है ना तो हम उससे मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। और अगर हमारे को एक तो मूलानुपाती सूत्र दे रखा हो और दूसरा उस तत्व का असल में, उस यौगिक का असल में अगर हमें मूल द्रव्यमान दे रखा हो तो हम उसका कौन सा सूत्र निकाल सकते हैं, तो हम उसका आणविक सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे देखो मैं दिखाता हूं आपको कैसे निकालेंगे। एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है, इसका मूल द्रव्यमान इतना है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, आणविक सूत्र क्या होगा, तो इसके स्टेप्स है, सीख लो, देख लो, याद हो जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे, बस ये एग्जाम में करना होता है। तो क्या है करना, सबसे पहले चरण पहला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करो। भाई हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि माना यौगिक का द्रव्यमान 100 है, ऐसा मानो 100 ग्राम, करेक्ट। फिर माना यौगिक का द्रव्यमान हमारे पास कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है सर, समझ गए। तो हम यहाँ पे करेंगे तब हाइड्रोजन का द्रव्यमान, अरे यार मक्खी, इसकी तो मैं
देख भागता है ऐसे, भागता है ऐसे, लास्ट का समय बचा है और आके निकल गई। तो अब जैसे यहाँ पर अगर इसको हमने ऐसा मान लिया तो हाइड्रोजन का कितना परसेंट बोला है? 4.07% है ना, तो H बराबर कितना हो जाएगा? 4.07 ग्राम। और क्या है आपके पास में? कार्बन कितना हो जाएगा? 24.27 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि उसको आपने 100 ही मान लिया ना भाई, 100% में से इनको माना हुआ था तो 100% हटा के हमने 100 ग्राम मान लिया को, तो उसमें से ये सरल हमारे पास में ग्राम में आ रहा है, तो माना है। और तीसरी चीज क्या आपके पास में? क्लोरीन आपके पास में है 71.65 ग्राम। तीन चीजें हैं हमारे पास सूत्र में। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि ना द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में बदलो, सब कुछ ग्राम में बदल लिया। सेकंड स्टेप में क्या करो? प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे? n ऑफ हाइड्रोजन, मोल कैसे निकालते हैं? दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? 4.07। छोड़ो, तो डिवाइडेड बाय ये इसका दिया हुआ द्रव्यमान है, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.008 होता है। 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1.008 ग्राम प्रति मोल अगर एग्जैक्ट लेना चाहें तो हम लोग यहाँ पर भाग देंगे तो संख्या आएगी। संख्या क्या आएगी बेटा हमारे पास में? समय कम है तो मैं देख के लिख देता हूँ। ये आएगा आपके पास में 4.04 मोल। क्या आएगा? 4.04। इसी तरह से हम लोग को किसका निकालना है? कार्बन का। तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा आपके पास में? तो 24.27 ग्राम हमको दिया है, डिवाइड करेंगे कार्बन का एग्जैक्ट द्रव्यमान होता है 12.01 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास में कितना? 2.021 किलोस। और ऐसे आपके पास में क्लोरीन है 71.5 ग्राम है ना, तो कितना आएगा आपके पास में? 35.5 से भाग जाएंगे। वैसे ही n ऑफ क्लोरीन जब आप निकालोगे तो कितना है? 71.65 है ना, डिवाइडेड बाय 35.5 करेंगे, कितना है? 35.5 करोगे इसको तो मोल्स में आएगा, ठीक है आंसर। तो कितना आएगा मोल हमारे पास में? ये 2.021 मोल आएगा। समझ गए? तीनों का हमने क्या निकाल लिया? मोल्स निकाल लिया। तो अब हमें तीसरे स्टेप में क्या करना है? मोल आवे ना, अब इनको संख्याओं को अनुपात लेना है सीधा ही कायदे से। तो ये जो तीनों है ना क्लोरीन का, इसका और इसका तीनों के मोलों का अनुपात लेना है। लेकिन अभी संख्या सुंदर नहीं लग रही इसको, 2.021 4.04, तो इसको बोला यार सिंपल बनाओ संख्या को। तो एक काम करो ना, इसमें जो सबसे छोटी संख्या ये वाली इसमें जो भी छोटी है उसमें सब में भाग लगा दो। तो ऊपर प्राप्त प्रत्येक मोल संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से भाग लगा दो। तो हमारे पास देखो क्या क्या कैसे कैसे प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स। तो हमें मोल मिले ना, तो हाइड्रोजन के मिले हैं, कार्बन के मिले हैं और क्लोरीन के मिले हैं। तो इनको पहले तो भाग लगाओ। तो ये हमको कितना मिला था? हाइड्रोजन वाला मिला था कितना? देखो 4.04। तो 4.04 में भाग लगा रहे हो 2.021 का, और कार्बन का भी क्या मिला था हमको? 2.021 मिला था, 2.021 से भाग लगा दो। क्लोरीन का भी हमको 2.021 मिला था, 2.021 से भाग लगा दो। तो हमारे पास में आएगा क्या? यहाँ पर लगभग आएगा 2:1:1, तो इनका रेशियो आ गया हमारे पास। तो आंसर में बस ये सभी तत्वों के संकेत लेकर क्रमशः ऊपर लिखे प्राप्त संख्याओं को उनके साथ लिख दो, मूल अनुपाती सूत्र आ गया। तो हाइड्रोजन आपको कितने मिले? 2 मिले, कार्बन 1 मिला, क्लोरीन 1 मिला। तो ये आपके पास में मूल अनुपाती सूत्र क्या है? यहाँ आप इसको CHCl लिख लो, H2Cl, CH2Cl, ये मूल अनुपाती सूत्र है, ये मूल अनुपाती सूत्र है। अब हमें इसमें से आणविक सूत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे आणविक सूत्र? तो पहले इसका द्रव्यमान निकालना। तो मूल अनुपाती सूत्र का द्रव्यमान क्या है? तो कार्बन 1 का कार्बन का होगा 12, 2 हाइड्रोजन का होगा 2, 1 क्लोरीन का होगा 35.5। क्या आएगा आपके पास में? 12 और 24 और इसमें जोड़ोगे तो 39.5 और 20, तो हो जाएगा आपके पास 49.5 59.5 के लगभग, है ना, क्योंकि ये पॉइंट्स में कैलकुलेशन करके थोड़ा अलग कर लेता है उसको, इतना ग्राम से लगभग। और अब हम कह रहे हैं यहाँ पर आणविक सूत्र लिखोगे, तो आणविक सूत्र कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? हमारे को अणु द्रव्यमान कितना दिया है? देखो मूल द्रव्यमान इसका दिया 98.96, जो हमारे पास वास्तविक यौगिक है उसका मूल द्रव्यमान कितना है? 98.96 ग्राम प्रति मोल हो गया। और हमारे पास में मूल अनुपाती सूत्र का द्रव्यमान था वो कितना? कितना था? ये रहा 59.5 ग्राम के लगभग, डिवाइड दे दो। तो इसमें 59.5 ग्राम ना बोल करके आप देखोगे ना दूसरी जगह पर 49.48 ग्राम देता है। ये जो चीज़ है ना, ये इतना ना लेकर के 49.48 कैलकुलेट करता है, पता नहीं कैसे। तो बस क्या होगा यहाँ पर? n बराबर इनका अनुपात हो जाएगा 98.96 डिवाइडेड बाय 49.48, तो लगभग आपके पास 2 आ जाएगा। तो n का वैल्यू 2 है, तो अतः अणु सूत्र क्या होगा हमारे पास? बराबर n इंटू मूल अनुपाती सूत्र। तो n इंटू मूल अनुपाती सूत्र क्या था? CH2Cl, करेक्ट। तो ये हो जाएगा n का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू CH2Cl करोगे तो आएगा आपके पास में C2H4Cl, ये होगी आपके पास C2H4Cl2 हमारे पास ये होगी। ये आपके पास में इसका क्या है? फाइनल द्रव्यमान हो जाएगा आपका चैप्टर। अब स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन देखो बहुत आसान है, फालतू ज़्यादा चर्चा में चलेंगे नहीं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये जो आगे संख्या होती है ना, यही स्टोइकियोमेट्री होती है। जैसे मेथिन का दहन है तो CH4 गैस मेथिन है आपके पास में, ऑक्सीजन के ऊपर से इसको चलाया आपने तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है बस। तो कौन कौन कितना कितना मिल रहा है? कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, वहाँ पे 2 है, तो उसको ऑक्सीजन 2 है हमारे पास में, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है आपके पास में, तो उसको भी 2 कर दो। बैलेंस हो गया? बैलेंस हो गया। तो दरअसल स्टोइकियोमेट्री में क्या करते हैं? स्टोइकियो मतलब तत्व, मीट्री मतलब नापना। तो तत्व का नापते हैं, क्या नापते हैं? तो हम लोग इसकी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया और उत्पादों का द्रव्यमान या फिर आयतन को नापते हैं। स्टोइकियोमेट्री में हम लोग जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें जो भी हमारे पास में अभिकारक है और उत्पाद है उनके द्रव्यमानों का और उनके ही उत्पाद जो बन रहे हैं उनका हम लोग कभी-कभी क्या नापते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग उनके द्रव्यमानों का उत्पादों का मापन करते हैं, द्रव्यमान और आयतन का मापन करते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है? O2 और H2O के लिए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है, तो O2 के आगे 2 है और H2O के आगे भी 2 है ना, तो ये जो संख्या आगे गुणा होती है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होती है। क्या होती है ये? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक का गुणांक। नहीं आधा चैप्टर नहीं है भाई, सीमांत अभिकरण पर पहुंच गए। अगर आप होश में हो थोड़े से भी तो हम लोग सीमांत अभिकरण तक पहुंच चुके हैं। सीमांत अभिकरण तक पहुंच गए। या तो मेरा फोन बहुत ही अच्छा है, इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, तुम्हारा फोन खराब है 2-4 दिनों का फोन या जो भी। चलो बस फटाफट खत्म ही होने वाला चैप्टर। तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समझ गए? ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे या बनने वाले अणुओं की संख्या को व्यक्त करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि अणु कितने भाग ले रहे हैं उसको ये व्यक्त करते हैं। तो अब देखो इसमें छोटी सी बात हमें समझनी है यहाँ पे, वो समझ लोगे तो काम हो जाएगा। और फिर बस बहुत ज़्यादा नहीं बचा हमारा, थोड़ा सा बचा, थोड़ी समझनी है। मैं आराम से 7 तक कर दूँगा, उससे पहले कर दूँगा। मेरे को उम्मीद थी कि 3 घंटे जा सकता है, मैं छोटी सी मैंने दूसरा आगे बस प्लीज। तो यहाँ देखो जैसे ये वाली रिएक्शन है, CH4 इसका रिएक्शन 2 टाइम्स ऑफ O2 गैस से जब हुआ तो हमारे पास में CO2 बनी गैस और साथ में 2 टाइम्स ऑफ H2O जल भी यहाँ पर गैस रूप में बना। ठीक है, तो देखो
आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, आगे 1 लिख लो इसके और इसके भी आगे 1 लिख लो। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। तो इसका मान लो कि एक अणु ने अभिक्रिया की है किससे, इसके 2 अणु से अभिक्रिया की है और क्या बनाया है, एक अणु CO2 का बनाया है और 2 अणु H2O के बनाए हैं। समझ में आई सबको? एक अणु CH4 का जब 2 अणु O2 से अभिक्रिया करता है तो एक अणु CO2 बनाता है और 2 अणु H2O बनाता है, ठीक है सर? समझ गए? इसमें कौन सी बड़ी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात, समझ गए? हाँ बिल्कुल समझ। अब इसको अणु बोल लो, यहाँ पे आप यूं कर लो ना, जैसे है सारी, तो ऐसे मान लो कि ना ये 1 लीटर CH4 ने रिएक्शन की है 2 लीटर O2 से और 1 लीटर CO2 बनाई है और 2 लीटर जो है हमारे पास में H2O बनाई है। यहाँ पे आप इसको ऐसे मान लो ना, 1 मोल CH4 ने अभिक्रिया की है, 2 मोल O2 से अभिक्रिया की है और 1 मोल CO2 बनाया है और 2 मोल H2O बनाया है। क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? यहाँ का द्रव्यमान ले लो कि हमारे पास में CH4 का द्रव्यमान कितना होगा, तो CH4 का द्रव्यमान होगा आपके पास में 12 और 4 16 ग्राम CH4 ने अभिक्रिया की है किससे, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 होता है, 64 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया की है और एक CO2 का द्रव्यमान होता है तो 12 और 16 32 और 12 44 ग्राम, 44 ग्राम CO2 बना है हमारे पास में और H2O का होता है 18 36, तो 36 ग्राम इसमें हमारा H2O बना है। अब आप बैलेंस भी करोगे तो बैलेंस हो जाएगा, देखो 16 और 64, 16 बने 80 हो गया और 44 और 36 भी जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा। भाई इन दोनों को भी जोड़ोगे तो ये भी 80 ग्राम ही आ रहा है और इन दोनों को भी जोड़ोगे तो ये भी 80 ग्राम ही आ रहा है। आपको लगे तो 80 ग्राम की जगह पूरे को 1000 से गुणा कर दो तो ये 16 किलोग्राम हो जाएगा, ये 64 किलोग्राम हो जाएगा, 44 किलोग्राम हो जाएगा, 36 किलोग्राम हो जाएगा। मतलब हमें पहले से पता है कि अगर हमें मान लो CH4 मेथेन गैस जलानी है और हमारे पास मान लो 16 किलोग्राम मेथेन गैस है तो कितने किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए हमको, तो 64 किलोग्राम 64 किलोग्राम हमको ऑक्सीजन चाहिए और पहले से हमको पता है कि हमारा CO2 कितना बनेगा, पानी कितना बनेगा, पहले से पता है। ये है स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन, ये है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। समझ गए सारे स्टूडेंट्स इस बात को? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट है सीमांत अभिकर्मक, जो टॉपिक्स में तो आखिरी टॉपिक है, फिर बस इसके बाद में हमें क्या देखना है, इसके बाद में हमें बस वो जो मोलता वगैरह के हैं सूत्र बताऊंगा, उसमें क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं करेंगे आज तक। तो क्या है सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग एजेंट? तो ये वो अभिकर्मक होता है, अभिकारकों में वो चीज होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले खत्म हो जाती है, वो चीज जो केमिकल रिएक्शन में पहले खत्म हो जाती है उसे सीमांत अभिकर्मक या फिर लिमिटिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ देखो जैसे हमारे पास में कोई रिएक्शन हम लोग लेते हैं, कौन सी रिएक्शन, एक ही एग्जांपल लेंगे, इसमें अपन 2 नहीं लेंगे, एक ही एग्जांपल इसमें लेंगे, चलो एक दो ले लेंगे। क्या जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिल करके चलना है, यहाँ टू आ जाएगा, ठीक है सर? तो अब हम ऐसे समझते हैं कि ना द्रव्यमान समझते हैं। जैसे मान लो कि इसका द्रव्यमान कितना लगेगा, 4 हाइड्रोजन है ना, 4 ग्राम हाइड्रोजन का अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन कितना हमारे पास में 16 32, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो हमारे पास में कितना होता है 2 × 18 तो हो जाएगा 36 ग्राम पानी बनेगा। सही बात है। हमसे क्वेश्चन पूछ ले, हमें बोले मान लीजिए कि हमने आपको 4 ग्राम जो है हाइड्रोजन दी है, वह हमने आपको 30 ग्राम मान लीजिए ऐसा बोलता है ऑक्सीजन दी है, तो लिमिटिंग एजेंट कौन सा है बताओ? तो बहुत सिंपल है, इसमें पहले चीज खत्म कौन सी होगी सोचो भाई, 4 ग्राम हाइड्रोजन तो पूरा ही है, पूरा ही है, ये 32 ग्राम होनी चाहिए थी ऑक्सीजन, लेकिन इसने देखिए 30 तो पहले खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा। तो इसने क्या किया, लिमिट कर दी रिएक्शन को, सीमा रोक दिया, अंत करा दिया रिएक्शन। तो ये जो चीज है हमारे पास में जो पहले खत्म हो गई है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर देखो वह अभिक्रिया जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है, ये चीज पहले खत्म हो जाती है, यह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, इसलिए इसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। समझ गए? यहाँ पर क्या मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ, समझ गए? इसमें देखो एक फेमस जो है लॉजिक ने क्वेश्चन लिया है, इसमें हाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर बस हो गया सीमांत अभिकर्मक के बारे में, फिर अब ये बस मैं डेफिनेशन बताऊंगा, वैसे वो उसमें मूलतः वगैरह के क्वेश्चन आज नहीं करेंगे इतना समय नहीं बस। तो क्वेश्चन कैसे होगा, देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे, आपको ना नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन करानी है किससे, हाइड्रोजन गैस से करानी है, क्या बनेगा इससे, हमारे पास में अमोनिया बनता है, NH3 गैस बनती है और इसमें आप लोग नोटिस करोगे तो हमारे को नाइट्रोजन का कितना द्रव्यमान लगता है, N2 का हो जाएगा 14 गुना 28 ग्राम, एक नाइट्रोजन का 14 द्रव्यमान, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो जाएगा और ऐसे हमारे पास में NH3 है तो NH3 का कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन। अच्छा बैलेंस भी करोगे इसको, बैलेंसिंग भी तुमने तो इसको 2 करोगे और इसको 3 करोगे तो यहाँ पर ये आएगा आपके पास में 2 है ना द्रव्यमान, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको और यहाँ पर पूरे का कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन 17, 14 3 17 तो 2 × 17 करोगे इसको, तो ये आएगा आपके पास में, ये तो 28 ग्राम ही रहेगा, ये वाला आपके पास में 6 ग्राम हो जाएगा, ये वाला आपके पास में 34 ग्राम हो जाएगा। तो आप जोड़ के देखो 28 और 6 भी 34 आ रहा है, सही बात है ना, 28 और 6 भी आपके पास में 34 ही आ रहा है, मतलब इसको अगर आप जोड़ोगे तो वही चीज आपके पास में आएगी। अब हमें क्वेश्चन में तो किलोग्राम में बोला सब कुछ, तो एक काम करो ना, इस पूरी समीकरण को ही आप 1000 से गुणा कर दो तो किलोग्राम हो जाएगा सब कुछ। तो ये वाला 28 किलोग्राम नाइट्रोजन जब रिएक्शन करेगी 6 किलोग्राम हाइड्रोजन से तो हमारे पास में 34 किलोग्राम अमोनिया बनेगी। ये मतलब अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन दिया, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन दिया है, तो प्राप्त NH3 की मात्रा कितनी होगी और आप ये भी बताना कि सीमांत अभिकर्मक क्या होगा। ऐसे अभिक्रिया में आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन हमेशा समझ जाना कि पहले आपको सीमांत अभिकर्मक पहचानना होता है, ऐसे रिएक्शंस में सबसे पहले आपको सीमांत अभिकर्मक कैलकुलेट पता करना होता है, फिर जो है आप बता सकते हो कि उत्पाद कितना बनेगा। तो यहाँ पर पहले सीमांत अभिकर्मक पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे समझते हैं। तो देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 28 किलोग्राम N2 के लिए आवश्यक हाइड्रोजन कितना है, तो 28 किलोग्राम अगर नाइट्रोजन गैस ले रहे हो तो हाइड्रोजन कितना चाहिए आपको, 6 किलोग्राम चाहिए, सही बात। अगर 28 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन लेना है उसकी रिएक्शन करानी तो 6 किलोग्राम आपको हाइड्रोजन चाहिए। तो ऐसे मैंने बोला कि 1 किलोग्राम अगर हम नाइट्रोजन लें तो हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा, तो 6/28 चाहिए होगा, 6/28 किलोग्राम चाहिए होगा, समझ गए? फिर बोलिए तो हमें क्वेश्चन कितना मिला, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन आपके उसमें, तो 50 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए आवश्यक H2 कितना है, तो ये 6/28 गुणा 50, तो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स हमारे पास में 6/28 टाइम्स 50, 6/28 टाइम्स 50, तो कितना आएगा ये आपके पास में 10.71, तो आएगा 10.71 किलोग्राम। मतलब इसका मतलब ये है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करने के लिए आपको 10.71 किलोग्राम हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में दी कितनी है, केवल 10 किलोग्राम। इसका मतलब पहले खत्म कौन होगा, हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगी, अर्थात हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, समझ रहे हैं इस बात को, अर्थात H2 जो है वो सीमांत अभिकर्मक के पहले खत्म हो जाएगा। अब इस बात को समझना कि जो उत्पाद की मात्रा आएगी ना वो सीमांत अभिकर्मक से आएगी, जो उत्पाद की मात्रा निकलेगी वो सीमांत अभिकर्मक से निकलेगी, ये आपको समझनी पड़ेगी। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा। इसको तो आप 1 लाख ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है,
इसको 1 लाख किलोग्राम ले लो, खत्म नहीं हुआ तो पूरा, ये इसके हिसाब से खत्म होगा ना, इसके खत्म होते ही रिएक्शन रुक जाएगी, उतना ही उत्पाद बनेगा। तो हमेशा पहले लिमिटिंग रीजन पता करना है और फिर उससे आप उत्पाद निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर बोलेंगे उल्टा लिखेंगे, जैसे आपने लिखा था कि 6 किलोग्राम, हमने लिखा था 28 किलोग्राम इनटू की आवश्यक H2 नहीं, तो हम लिख रहे हैं कि 6 किलोग्राम अगर हम H2 लें तो उससे हमारे पास में कितना एनएससी बनता है 34 किलोग्राम। हमने कहा 6 किलोग्राम H2, 6 किलोग्राम H2 से बनी NH3 कितनी है 34 किलोग्राम, राइट। 6 किलोग्राम हाइड्रोजन है अगर तो उससे कितना NH3 बनता है 34 किलोग्राम। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से कितना बनेगा तो कितना हो जाएगा 34/6 हो जाएगा। फिर हम कह रहे हैं हमें कितना दिया ये वाला 10 किलोग्राम दिया, 0.1 में 10 किलोग्राम अगर हाइड्रोजन है आपके पास तो NH3 कितनी बनेगी तो 34/6 गुना 10 हो जाएगा। तो कितना आएगा 2 6 2 1 2 1 2 7 14 3 का 17 में 2 3 5 15 और 2 बचा 0 लगा 3 6 18 3 6 18 ऐसे चलता जाएगा 5.667 लिख दो उसको और इनटू 10 ही आपके पास में, तो इसको आप 56.67 भी लिख सकते हो। लगभग इतने किलोग्राम आपके पास में क्या बनेगी अमोनिया बनेगी, इतने किलोग्राम आपके पास में अमोनिया बनेगी। समझ में आ गया सब कुछ? ये बात हमेशा ध्यान रखना, पहले लिमिटिंग रीजन निकलेगा फिर उत्पाद की मात्रा आप कैलकुलेट कर सकते हो। विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करना, तो देखो विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करने के अलग-अलग टर्म्स हैं, सीधा फार्मूला देख रहे हैं बस हम लोग और फिर आपको 5 मिनट पहले शुरू करेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान किसी विलेय में बात करें तो विलेय कितना मिला आपने बटा विलेयन का पूरे का द्रव्यमान कितना है गुणा 100, बस खत्म। भाई इसका यूज हम लोग कहां कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा जो विलेयन है वो ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। क्या मतलब है, जैसे मान लो कि ना चीनी मिलाई है पानी में, सुक्रोज मिलाया तो एक में तो 1 चम्मच मिलाया, एक में 2 चम्मच मिलाया, तो कैसे निकालेंगे भाई, एक में तो 10 ग्राम डाला है मान लो, ऐसा किया कि एक में तो विलेय जो है आपके पास में 10 ग्राम है, समझ गए, और विलेयन का जो आयतन है मान लो वो 1 गिलास था तो 1 गिलास मतलब मान लो 200 मिलीलीटर, तो यहाँ पर आपके पास में जो वेट बाय वेट द्रव्यमान प्रतिशत होगा वो कैसे निकलेगा तो 10 ग्राम बटा पूरे का द्रव्यमान, चलो मान लेते हैं कि 210 ग्राम जो द्रव्यमान है ना विलेयन का, वो मान लेंगे कि 200 ग्राम तो पानी का द्रव्यमान था और 10 ग्राम उसका हो गया तो 210 ग्राम हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा, तो परसेंटेज में आ जाएगा आपके पास। ऐसे दूसरे इंसान ने मान लो 20 ग्राम मिला दी तो उसका इससे डबल परसेंटेज हो जाएगा ना, तो वो ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग हो जाएगा विलेयन जो है। फिर वैसे क्या आयतन प्रतिशत, तो यहाँ पर आयतन में बात चलेगी तो विलेय का आयतन बटा विलेयन का आयतन गुणा 100, विलेय का आयतन बटा विलेयन का आयतन गुणा 100 किसका निकालना ना, विलेय का आयतन प्रतिशत निकालना तो विलेय का आयतन बटा विलेयन का आयतन गुणा 100। परसेंटेज यार, परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपनी, वैसे तो निकालना है। फिर इसके बाद आपके पास में ये हटा दो, इसको छोड़ो, आपकी काम करनी है लास्ट टाइम। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है हमारे पास में, औषधियों में काम में आता है वाला द्रव्यमान आयतन, मतलब क्या किया आपने, लिया तो विलेयन है लेकिन उसमें मिलाया पाउडर है, दवाइयां ऐसी बनती, तो ऊपर तो विलेय का द्रव्यमान आएगा ग्राम में लेकिन नीचे आपके पास में आयतन आएगा मिलीलीटर में। आयतन का मतलब जगह कितनी घेर रहा है, तो नीचे आयतन है विलेयन का, ऊपर विलेय का द्रव्यमान है ग्राम में, इसका मतलब क्या, मतलब ग्राम प्रति मिलीलीटर, बाकी तो कट रहे थे मात्रक, उधर विलेय का द्रव्यमान और विलायक का विलेयन का द्रव्यमान तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, विलेय का आयतन बटा विलेयन का आयतन में मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मात्रक रहेगा गुणा 100 करके क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। सिंपल है, देखो पार्ट्स पर मिलियन अपन समझ चुके हैं। अगर हमारे पास में विलेय की मात्रा बहुत छोटी ना के बराबर है विलेय की मात्रा, तो ऐसे केस में हम लोग सांद्रता जो है ppm में निकालते हैं या फिर पार्ट्स प्रति मिलियन में हम लोग निकालते हैं। मतलब क्या मतलब है, इसको समझ लो भले आप कि ऐसा कुछ जैसे मान लो कि हमारे पास मान लो एक पात्र है भले ऐसा, इसमें 10 लीटर पानी, ठीक है, इसमें आपने 0.000002 लीटर जो है क्या मिला दिया, जहर मिला दिया। 10 लीटर बहुत पानी, तो एक बाल्टी पानी है उसमें आपने 0.000002 लीटर पानी ना मिला दिया, अब वो पूरे मान लो फैल गया। तो इसका अगर आप प्रतिशत निकालोगे, आयतन प्रतिशत, तो बहुत छोटा आएगा संख्या, डायरेक्ट निकालोगे तो इसमें इसका भाग लगेगा फिर 100 से गुणा होगा तो बहुत छोटी संख्या आएगी। मतलब तो हमने सोचा कुछ अलग, तो इसमें ना हम कह रहे हैं कि इसके प्रति लीटर नहीं चेक करेंगे भाई, 10 लीटर से भाग जाता है तो नीचे लीटर आता है, तो मतलब प्रति लीटर में कितना जहर है ये पता चलेगा नहीं, प्रति लीटर में देखो आप इसके 10 लाख हिस्से करो, इसके 10 लाखवें हिस्से में जाके चेक करेंगे कि कितना जहर है। तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो कि भाई विलेय के भाग, विलेय के कितने भाग है, मतलब ऐसे लीटर में लिख सकते हैं, विलेय के लीटर, विलेय की मात्रा लीटर में लिख दी बटा पूरे जो हमारे पास में वैसे कायदे से तो विलेयन के ऊपर से अवयवों के कुल भागों की संख्या है, तो टोटल आयतन है ये प्लस ये टोटल टोटल, तो पूरा विलेयन के कुल भाग क्या है, विलेयन के कुल भाग जोड़ लो पूरे को, विलेयन के कुल भाग का 10/6वां हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा विलेयन के टोटल जो 10 लीटर मान लो आ गया 10.00000002 लीटर, तो इसके 10 लाख टुकड़े कर दो तो वो कितना छोटा टुकड़ा हो जाएगा, उस टुकड़े में चेक कर रहे हैं कि विलेय का कितना प्रतिशत है हमारे पास, समझ गए। तो इसको फिर 10 की पावर जो है ऊपर आ जाता है, ये 10 की पावर 6 जो है हमारे पास में ये ऊपर आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। देखो जब भी हम 100वें भाग में देखते हैं, जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं ना तो 100वें भाग में देखते हैं, जो भी चीज है विलेयन उसके 100 टुकड़े करते हैं, लेकिन जब हम ppm देख रहे हैं पार्ट्स प्रति मिलियन, 1 मिलियन में कितने हिस्से, तो उसके हम 10 की घात 6 हिस्से करते हैं, मतलब 10 लाख हिस्से करते हैं, उसमें 100 हिस्से, प्रतिशत मतलब 100 बना दो, उसको 100 के बराबर मान लो, लेकिन इसको क्या है 10 लाख के बराबर मान लो आप, जब भी बहुत छोटी मात्रा में विलेय मौजूद होता है। देखो मोल अंश क्या होता है, हिस्सा होता है, जैसे हमारे पास में कोई विलेयन है समझे, इसमें दो चीजें हमने डाली थी, एक डाला था A, एक डाला था हम लोगों ने B, सही बात है, एक हमने डाला है A, एक हमने डाला है B। अब क्या होगा यहाँ पर मोल अंश कैसे निकलता है, x से, तो A के मोल थे हमारे पास मान लीजिए Na थे, NB ये डाला था, तो A के अगर मोल अंश निकालना है तो Na/Na + NB, नीचे कुल मोल आता है हमेशा, XB कैसे निकालोगे, NB/Na + NB। और एक और चीज क्या है, XB आप ऐसे निकाल सकते हो कि XB बराबर 1 - XA, क्यों, क्योंकि आप देखोगे अगर दो ही घटक है तो XA + XB की वैल्यू हमेशा बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा बनाएगा। ये होता क्या है, हिस्से का मतलब क्या है समझना, कि हमने कहा 6 हिस्से, ठीक है, ऊपर वाले 3 व्हाइट है और नीचे वाले 3 येलो है, तो हमने कहा मोल अंश निकालो, हिस्सा निकालो इसका हिस्सा निकालो, तो मान लो मैंने कहा ऊपर वाला A है नीचे वाला B है, ऐसा मान लो, तो A का जो हिस्सा है हमारे पास लेट्स से जो XA है वो कैसे निकलेगा, x के बराबर होगा A का हिस्सा कितना है, तो ये ऊपर 3 हिस्सा A का है, नीचे टोटल तो A का हिस्सा और B का हिस्सा 3 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 3/6 आएगा, 1/2 आएगा, मतलब आधा हिस्सा A का है। ऐसे ही XB करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपके पास 3 हिस्से B के अपॉन नीचे तो टोटल है 3 + 3, तो वापस से आधा आ जाएगा, आधा प्लस आधा करोगे तो एक ही आएगा। अब जरूरी नहीं है कि इतना इजी केस हो, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन हमेशा मोलों का जो योग अगर 3 चीजें होंगी ना तो XA + XB + XC तीनों का सम बनाएगा, 4 चीजें होंगी तो चारों का जो XA + XB + XC + XD का जो मान है वो बनाएगा, ऐसे रहेगा। चलो तो अब है मोलरता, मोलरता बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, याद रखना है आप सबको, इसको तो याद ही रखना है, परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मतलब किसी 1 लीटर विलेय में हम लोग चेक करते हैं कि विलेय के कितने मोल मौजूद हैं, प्रति लीटर मोलों की संख्या क्या कहलाती है विलेय तक, तो मोलरता मतलब समझना। फॉर एग्जांपल जैसे हमें किसी ने कहा कि यार आपने ना कितना 196 ग्राम H2SO4 2 लीटर पानी में मिला दिया,
तो हमने कहा बहुत सिंपल है, मोलरता बराबर क्या है, विलेय के मोल। ये कैसे लिखोगे, मोलरता का सूत्र क्या है, मोल बटा आयतन लीटर में। ये शायद सूत्र देखो सामने, विलेय के मोल बटा विलेय का आयतन लीटर में। तो मोल कैसे निकलते हैं, विलेय के मोल कैसे निकलेंगे, विलेय हमारा H2SO4 है, तो इसका दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 196 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा निकालो, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, सल्फर का कितना होगा 16, 2 32 होता है, सल्फर का एक सल्फर का कितना होता है 32 होता है, एक सल्फर का 32 होता है इनटू 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, तो 16 64 होगा, कितना होगा स्टूडेंट 16 64 64, तो ये ग्राम प्रति मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा, नीचे वाले को जोड़ोगे, 64 प्लस में है मल्टीप्लाई में नहीं, 64 प्लस में है मल्टीप्लाई में जोड़ोगे तो नीचे आएगा 98, कितना आएगा 196 डिवाइडेड बाय 98 भाग दोगे तो आएगा 2 जूल्स। तो मोल की संख्या कितनी आ गई हमारे पास H2SO4 की 2 आ गई, तो अतः मोलरता क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 बटा कितना लीटर था पानी 2 लीटर था, 2 मोल बटा 2 लीटर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया 1 मोल प्रति लीटर उसकी सांद्रता। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर पानी में 1 मोल H2SO4 घुला हुआ है, इसका मतलब ये है 1 लीटर पानी में 1 मोल H2SO4 को आपने घुला हुआ है ऐसे। और ऐसे स्टूडेंट्स लास्ट आपके पास में है मोलरता, मोलैलिटी। जो मोलैलिटी है बेटा ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलरता से ज्यादा जरूरी है मोलैलिटी। मोलरता जो है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोलरता, क्यों भाई सूत्र तो याद रखो, इसमें विलायक का द्रव्यमान आता है किलोग्राम, बाकी ऊपर विलेय के मोल है, वहां भी यहाँ भी विलेय के मोल है, यहाँ पे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान है, वहां पर विलयन का आयतन होता है लीटर में, फर्क तो बहुत छोटा सा है। इकाई यहाँ पर क्या हो जाती है मोल प्रति किलोग्राम, हमारे पास में इसका मात्रक होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखते, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको छोटे एम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। बस ये है कि मोलरता मोलरता से बेहतर है, मोलरता मोलरता से बेहतर है, क्यों उसके पीछे बहुत सिंपल सा कारण है, बहुत सिंपल सा कारण है कि मोलरता आयतन पर निर्भर करती है। आयतन तापमान के साथ में बदल जाता है, अगर टेंपरेचर बढ़ता है तो आयतन बढ़ जाता है, टेंपरेचर कम होता है तो आयतन कम हो जाता है। तो मोलरता जो है हमारे पास में स्टूडेंट्स है आयतन पर डिपेंड करती है और आयतन तापमान पर डिपेंड करता है, तो तापमान बदलते ही मोलरता बदल जाएगी, क्योंकि मोलरता जो है आपके पास में वो ताप पर निर्भर करती है। समझा, इसलिए तो मोलरता जो है वो ज्यादा बेहतर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स बस मैं आज इतना ही समय लूंगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों से प्रेम है मेरा बहुत गहरा, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी अगली क्लास में भी आओ, इसलिए यहाँ पर मैं आपको टाइम छोड़ रहा हूँ। बस सुनते हुए जाओ सब दिन कि देखो हमने चैप्टर को डीप में नहीं पढ़ा, डीप में हम लोग जब क्लासरूम में पढ़े हैं तो हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, जो स्टूडेंट्स पढ़े रेगुलर अपन उनको पता है वाली बात। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि केवल ये देख लिया तो सब कुछ हो जाएगा कैसे, हाँ ठीक है 50-60% मार्क्स आप ला सकते हो 70%, लेकिन